बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा अलतना और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हरीम। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैर से गुजर रही हो। वैसे तो पाकिस्तान बहुत ही ज़बरदस्त प्ले कर रहा है जंग को रुकवाने के लिए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम बहरहाल क्राइसिस से गुजर रही है। इसी जंग के असरात हम पर भी शिद्दत से असरअंदाज हो रहे हैं और मुल्क में बढ़ती हुई जो बिजली की तलब है और महंगा ईंधन है, इसके दबाव के बायस पावर डिवीजन ने जो पीक आवर्स हैं इसके दौरान लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया जनाब। और उसकी वजह से आप, मैं और पूरा पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जिसके तहत शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक रोजाना 2.25 घंटे बिजली बंद रहेगी। और ये वो है जो एलानिया है, गैर एलानिया का कोई हिसाब किताब। एग्जैक्टली, और गैर एलानिया तो इससे पहले भी हो रही थी। और हुकाम के मुताबिक ये इकदाम बढ़ती हुई खपत को कंट्रोल करने और बिजली की कीमतों में मुमकिना इजाफे को रोकने के लिए किया जा रहा है। और तर्जुमान पावर डिवीजन का भी ये कहना है कि डिस्कोस को हिदायत दे दी गई हैं कि लोड शेडिंग के औकात आवाम से शेयर किए जाएं, जबकि कमर्शियल मार्केट्स के बरवक्त बंदिश से तलब में कमी लाकर मजीद रिलीफ भी दिया जा सकता है। तो हम लोग जब सुबह उठते हैं उस वक्त अगर चूल्हों को ऑन किया जाता है तो ना तो उनमें गैस होती है, अगर बटन ऑन किया जाता है ना तो बिजली होती है, फैन चलाने के लिए बिजली है ना। तो फिर क्या किया जाए? हुकूमत ये दावे करती है कि वो आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए तमाम इकदाम कर रही है। और हम देख रहे थे कि जो ऑफिस के औकात हैं वो भी कम कर दिए गए, डेज कम कर दिए गए, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आए हम। और हम देख रहे हैं कि मार्केट्स का भी टाइम कम कर दिया गया। इसके बावजूद अगर खपत पूरी नहीं हो पा रही है तो फिर सोलर सार्फिन को जिस तरह से हम देख रहे हैं डिस्करेज किया जाता है गया। और जिस तरह से आप भी बता रही हैं कि कारोबार नहीं हो रहा, 8 बजे दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, कारोबार बंद करवा दिया जाता है, 10 बजे रेस्टोरेंट्स बंद करवा दिए जाते हैं और जब घर पे आया जाए तो लाइट नहीं है। और लाइट जब नहीं होती, हमें याद है इशाल के 2008 से 13 और 13 से 18 तक वो दौर जिसमें 18 घंटे की भी लोड शेडिंग हमने बर्दाश्त की है। तो लोड शेडिंग की वजह से, बिजली ना होने की वजह से एक अजीब से डिप्रेशन, एक डाउन फीलिंग आती है। तो जब सारा कुछ इतना अच्छा हो रहा है, पाकिस्तान इंटरनेशनली सिफारती तौर पे इतना अच्छा प्ले कर रहा है, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत आवाम के बारे में भी सोचे और उन्हें इस आजमाइश से जल्द निकाला जाए। हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब आ जाते हैं टॉप 5 स्टोरीज की जानिब। और आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ईरान के बाद अमेरिका की तरजीह भी पाकिस्तान बन गया है। ट्रंप ने आइंदा 2 रोज़ में मुज़ाकरात का इंदिया दिया है, इशारा दे दिया है। और हम भी बड़े पुरुमीद हैं। जुमेरात को, कल भी हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि जुमेरात को मुज़ाकरात एक्सपेक्टेड हैं। और अब इसी पर हम तफसील से अपने प्रोग्राम में जायज़ा भी लेंगे। बिल्कुल, एक बड़ा ब्रेक थ्रू जिसकी तवक्को की जा रही है, दूसरे राउंड की, उस पर बात होगी। और उधर से भी जवाब आ चुका है। दूसरे जो फरीक है यानी कि ईरानी हुकाम, उन्होंने कह दिया है कि हम भी तैयार हैं, मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो तो पाकिस्तान हमारी तरजीह होगी। तो ये पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान की कामयाबी है कि दोनों फरीकैन, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ईरान हो, पाकिस्तान पर एतमाद कर रहे हैं। जेडी वेंस ने गुज़श्ता रोज़ आपने सुना होगा कि फॉक्स न्यूज़ का जो इंटरव्यू दिया उसमें फील्ड मार्शल की भी तारीफ़ कर रहे थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी तारीफ़ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ज़बरदस्त स्टेट्समैन हैं, उनकी तरफ से ज़बरदस्त हॉस्पिटैलिटी की गई है और अनबायस्ड होकर उन्होंने सहूलतकारी का काम किया है। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये इंदिया दे दिया है कि शायद मुमकिना तौर पर अगले दौरे में, दूसरे राउंड में वो भी पाकिस्तान आए। और इस पर भी तफसील से बात होगी। उसके बाद बात होगी सिंध में HIV के बढ़ते हुए केसेस। सिंध बच्चों में HIV का फैलाव जारी है, क्या किया जा सकता है, क्या सदेबाब होना चाहिए और इस मोहलिक मर्ज के फैलने की वजूहात क्या हैं, इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। जी हाँ, और फिर आज ही के प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी कि किस्मत मेहरबान हो तो क्या हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आदमी की किस्मत क्यों ख़राब होती है, क्या वजूहात होती हैं, क्या मुहर्रकात होते हैं और किस्मत बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और उसके बाद बात होगी करतारपुर में बैसाखी मेले की तकरीबात का आज से आगाज़। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी के लिए लंगर, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल सहूलियात के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। और हम देखेंगे कि सिख यात्री हमेशा की तरह आएंगे अपनी मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए पाकिस्तान में और करतारपुर के अंदर। इस पर भी तफसील से जायज़ा लेंगे, लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे अपनी पहली स्टोरी की जानिब। और पहली स्टोरी है ईरान और हम देख रहे हैं अमेरिका के मुज़ाकरात। पाकिस्तान एक बार फिर आलमी सिफारतकारी के अहम मरकज़ के तौर पर सामने आ रहा है। और ज़रा ये बताते हैं जुनैद कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का जो दूसरा सेशन है उसको भी होस्ट करने के लिए जो ऑफर दी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप भी एग्री है और ईरान भी एग्री है। और अब ये मुज़ाकरात दोबारा से दूसरा सेशन जुमेरात को जो एक्सपेक्टेड हम बता रहे थे, मोस्ट प्रोबेबली जुमेरात को ही होस्ट होगा और पाकिस्तान के अंदर होगा और दोनों फ्रीकैन एक बार फिर से टेबल टॉक पर जी। इसी पर बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाज़ शली साहब, सीनियर तजियाकार डॉक्टर हामिद
खान अल-मशरकी साहब माहिर आलमी अमूर हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों को वेलकम कहेंगे। और मशरकी साहब, आगाज़ आपसे करूंगा मैं कि ख़बरें तो ये आ रही थी कि दूसरा राउंड होने जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है, इसके भी इम्कानात मौजूद थे। पाकिस्तान ने पहले ही पेशकश कर दी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पहले मना किया या उसका इनकार किया कि इस्लामाबाद में मुमकिन नहीं है। किसी और वेन्यू की बात हुई, टर्की की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि शायद यूरोप में होगा। लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद वो न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर को कॉल आती है, वो कहते हैं कि जी आप वहीं पर इस्लामाबाद में रुकिए, मुमकिन तौर पे हम दोबारा वहाँ से पर आ रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि फील्ड मार्शल बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो अब कंफर्म समझा जाए या अभी भी कुछ तब्दीली हो सकती है, लेकिन एक चीज़ तो बहुत ही खुशाइंद है कि दोनों फरीक पाकिस्तान को अनबाइस्ड एक ज़बरदस्त जो कोशिशें हैं उसको तस्लीम भी कर रहे हैं और सबसे सिक्योर और बेहतर ऑप्शन भी समझते हैं इन मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए भी। बिल्कुल जुनैद, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो रोल रहा है वो ऐसा ज़बरदस्त रहा है कि दोनों फरीक को लगा है कि पाकिस्तान जो है वो वाकई किसी एक की साइड नहीं ले रहा, बल्कि पाकिस्तान चाह रहा है कि मेरिट के ऊपर, इंसाफ के ऊपर बेहतर फैसला हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के हवाले से पाकिस्तान ने उनको जो फेस सेविंग की बात की है कि जी हर हालत में जो जंग बंदी है उसको होना बड़ा ज़रूरी है। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि वो जो पाकिस्तान बार बार पॉइंट आउट कर रहा है कि जी स्पॉइलर फैक्टर सिर्फ इसराइल है, अगर इसराइल की बात पर कान ना धरे जाएं तो अमेरिका भी किसी न किसी नतीजे पर पहुंच सकता है और ये मुज़ाकरात जो है वो बड़े कामयाब हो सकते हैं, एग्रीमेंट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जब पहला राउंड हो रहा था तो कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा तवक्कुआत कर दी, शायद 2 घंटे में ही सब कुछ तय हो जाएगा। इतना बड़ा मामला जिसके ईरान। अच्छा हामिद खान साहब, एक चीज़ जो इस मुज़ाकरात के बाद सुनने में भी आई, जो कि ख़ासतौर पे अब्बास इराक़ची साहब की तरफ से, कि हम तकरीबन MOU पे साइन करने के करीब पहुंच चुके थे। फिर कुछ कॉल्स आई JD वेंस को भी और जेरेड कुशनर को भी, जिससे चीज़ें चेंज हो गई। तो ख़बरें तो बहरहाल ये आ रही थी कि काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। देखें, बात यह है कि यही वो बुनियादी बात है कि हम बार बार एक ही तस्करा करते हैं कि इन सारे मुज़ाकरात का जो मेन स्पॉइलर है वो है इसराइल। और आपको भी पता है कि ये 12 तासुर है कि जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो हैं वो एक तरह से इसराइल की नुमाइंदगी कर रहे हैं या उनके जो ऑब्जर्वर के तौर पे आ गए हैं, और उस हवाले से ही मामला खराब होते नजर आए। लेकिन इस पाकिस्तान ने अपने किरदार के अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और प्राइम मिनिस्टर ने एक ही बात पे एम्फेसाइज किया कि जंग बंदी जारी रहनी चाहिए ताकि मुज़ाकरात की विंडो खुली रहे। अगर खुदा न खास्ता, और हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर अमल भी किया है। दोनों फ्रीकैन ने जंग बंदी को यकीनी बनाया है, सीज फायर को यकीनी बनाया है तब तक जब तक दोबारा मुज़ाकरात या इन कोशिशों में कोई मजीद जो है वो पेशरफ्त नहीं होती है। लेकिन स्पॉइलर की आप बात कर रहे हैं, स्पॉइलर यकीनी तौर पर उसको लगाम डालना बहुत ज़रूरी है। इसराइल को इग्नोर करके इन मुज़ाकरात को कामयाबी तक, पाया तकमील तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी साहब भी मौजूद हैं, उनकी तरफ आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं, क्योंकि हम बयानात देखते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये दावा करते हैं कि हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं जंग के खात्मे के, और जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो रहे हैं और हम जंग बंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत करीब हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ अगर JD वेंस का देखें, जो कि इन मुज़ाकरात में शामिल थे, जो कि इन मुज़ाकरात में अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो ये कहते हैं कि ये एक ही नशिस्त में होना मुमकिन नहीं था। दोनों के कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा थे, दोनों के दरमियान जो है वो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए एक ही नशिस्त में होना ये मुमकिन नहीं था। तो अब क्या दूसरी नशिस्त में ये समझा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं मुज़ाकरात कामयाबी के और इस जंग बंदी के, तो ये समझा जाए कि अब ये दूसरे मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और फिर इजराइल को इसमें किस तरह से साइड पे रखना होगा? अगर इस बार भी जेरेड कुशनर या स्टीव विटकॉफ इसके अंदर शिरकत करते हैं तो यकीनी तौर पर इस बार भी सबूताज करने की कोशिश की जाएगी इन मुज़ाकरात की कामयाबी को। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह की बात आ रही है कि बहुत सारी चीज़ें एग्री हो चुकी थी, मेरा ख्याल ये है कि जो एग्री मामलात हैं उनको आगे बढ़ाने के साथ बात शुरू होनी चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि दोनों फ्रीकैन को ये पता है कि जंग बंदी जो है उसको कंटिन्यू करने का वाहिद तरीका यही है कि मुज़ाकरात हो, कोई फाइनल एग्रीमेंट तैयार हो, कोई ऐसा मुआहदा हो जिसके अंदर सबको फेस सेविंग मिले। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज में कोशिश
कोशिश की है कि जी आप इसको एक बार हर हालत में जो अमान का मुज़ाकरात हो रहे थे, अगर उसके लेवल पे भी एग्री हो जाते हैं दोनों, जिस पर दोनों एग्री थे जंग शुरू होने से पहले, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी बेहतर सूरत-ए-हाल और फेस सेटिंग मिल जाएगी। सबसे बड़ा मसला इस वक्त आबनाए हरमुज़ के हवाले से है और सबसे बड़ा मसला, दूसरा बड़ा मसला जो है वो एटमी प्रोग्राम के हवाले से है ईरान के। और इन तीनों चीजों में लेकिन के अंदर ईरान को भी लचक दिखा सकता है और अमेरिका को भी लचक दिखानी होगी, ताकि दुनिया के अंदर ये जो भौचाल आया हुआ है, जो तूफान आया हुआ है महंगाई का, सप्लाई चेन का, फूड का, आप देखिए कि इसके इतने ज्यादा असरात हैं कि आप खुद पूरी दुनिया चीख रही है कि ये जंग जो है ये बदतरीन कहत देगी दुनिया को, बदतरीन महंगाई और रिसेशन देगी, डिप्रेशन देगी। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है अगर इनको मद्देनजर रखा जाए तो कोई भी ऐसी शर्त किसी की भी ऐसी नहीं होगी जो मानी ना जाए पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाने के लिए, और दूसरी बात ये कि दुनिया को ग़िज़ाई बहरान से बचाने के लिए और एनर्जी के बहरान से और महंगाई से बचाने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि दोनों फ्रीकैन बड़ी नीयत के साथ आए, तो अगर नीयत ठीक होगी तो दोनों शायद इजराइल के अंदर ना तो क्राइसिस है ना ही बहरान है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो अभी भी जंग बंदी की तरफ नहीं आना चाहते, वो जंग खत्म नहीं करना चाहते हैं। इशाल देखिए, इस्राइल का प्रॉब्लम ये है कि नेतन्याहू ऐसी शख्सियत है जो सियासी तौर पर ख़त्म हो चुका है, मुकदमात उसके ऊपर हैं, जेल जाने को उसका दिन गिने जा चुके हैं। तो जिस दिन वो वजारत उज़्मा से हटा वो जेल में होगा, नवंबर में उसके इलेक्शन है, वो कोई ऐसा एडवेंचर चाहता है जिसके तहत वो ये बात आप ठीक कर रहे हैं हामिद खान साहब। जिस तरह से नेतन्याहू का सर्वाइवल जंग जारी रखने में है, उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का सर्वाइवल जंग को ख़त्म करने में है, क्योंकि अमेरिकी अवाम, उनके तमाम इत्तेहादी नेटो फोर्सेस तंग आ चुके हैं। और अब तो चाइना ने भी कह दिया कि भाई आप अगले महीने कुछ दिनों में चाइना आ तो रहे हैं, लेकिन ये झमेला आपने निपटा कर आना है। तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है उन पर भी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बरतानिया के किंग चार्ल्स आज पहुंचे वहां पर, और उनके लिए भी ये बड़ा प्रेशर था कि जी वो जंग के दौरान क्यों गए हैं, वो जंग पर कोई बात नहीं होगी। दूसरी जानिब चाइना जाना है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तीसरी जानिब जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं अमेरिका में नवंबर में, वो फिर चौथी बात ये कि जो पब्लिक को इतनी सख्त जो $2 महंगाई हो गई है, 44% पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं अमेरिका के अंदर। ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जिसके तहत अब अमेरिका खुद, जो ट्रंप की गवर्नमेंट है, जो रिपब्लिकन पार्टी है, वो किसी भी हाल में मजीद क्राइसिस अफोर्ड नहीं कर सकती। जंग खत्म करना जो है वो खुद अमेरिकन पब्लिक के और सही। साथ ही मौजूद रहिएगा डॉक्टर साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाज़िश अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे ब्रिगेडियर साहब आपको। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया था, वो कह रहे हैं कि बहुत ही रोशन इम्कानात हैं कि वो खुद भी शायद पाकिस्तान विजिट करेंगे, इन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद होंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जेडी वेंस का जो आया है इंटरव्यू, उसके अंदर वो कहते हैं कि वो दोबारा से पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए वही जाएंगे। कितने रोशन इम्कान है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान आने के, इन मुज़ाकरात में शमूलियत इख्तियार करने की, और क्या जुमेरात को ही होते हुए देख रहे हैं या वेन्यू तब्दील होने की भी कोई इम्कानात हैं इसके अंदर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए वेलकम स्टेप। डायलॉग तो होते रहने चाहिए मिडिल ईस्ट के पीस प्रोसेस पे और इसमें। इट इज नॉट दैट इजी ऑप्शंस जो वॉरिंग पार्टीज हैं और डायलॉग पार्टी से लिए हैं, ये पिछले 70-75 ईयर्स के इश्यूज हैं और उन इश्यूज को रिजॉल्व करना इट इज नॉट दैट इजी। तो इस पे जो है वो काफी लंबे चौड़े डायलॉग चाहिए। एक तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम्स क्या हैं। मसलन ये है कि ईरान को ये कहना कि जी आप यूरेनियम एनरिचमेंट से टोटली छोड़ दें उसको, या आप अपने जो मिसाइल प्रोग्राम को वो डेवलप ना करें, तो ईरान विल नेवर एग्री टू दैट। और इसी तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है और इजराइल जो है और सऊदी अरब, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। तो मैं यही कहूँगा आखिर में कि इट इज़ ए वेलकम स्टेप। डायलॉग मस्ट कंटिन्यू एंड ये बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है कि इमीडिएटली आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द फर्स्ट डायलॉग्स जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वो ना दे एग्री टू कम बैक ऑन द डायलॉग टेबल। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया हमारे साथ नवाज़ शरीफ। अच्छा हामिद खान साहब, अगर थोड़ा सा हम बात करें, जिस तरह से मई 2025 के बाद गेम चेंज हुई है पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह,
पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात सदमोहरी का शिकार रहे और एक वक्त तो ऐसा भी हमने देखा कि जब फ़ोन कॉल का वेट किया जाता था वो भी नहीं आती थी। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत जंग को रुकवाने का क्रेडिट लेना, बार बार मोदी जी को उनके नाकामी को उनको ट्रोल करना, और फिर ये जो जंग है उसके अंदर भी वो कई बार कह चुके कि जितना बेहतर पाकिस्तान ईरान को जानता है शायद कोई और नहीं जानता। तो ये एक कितनी बड़ी अचीवमेंट है, ना सिर्फ खित्ते के अंदर की प्लेयर के तौर पे पाकिस्तान का उभरना अपनी सिफारतकारी के ज़रिए, अपने अस्करी मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के ज़रिए, और फिर अब सिर्फ मामला इस खित्ते का भी नहीं रह चुका। एक तीसरी जंग अज़ीम का पोटेंशियल जिस झड़प में था उसको कूल डाउन किया गया। दोनों फरीकैन को जो एक दूसरे को मारने पे तुले हुए थे, बल्कि हमले भी ताक के किए जा रहे थे, फाइनली टेबल पर आ चुके हैं। और ये दूसरा जो मुज़ाकराती दौर है उसमें काफ़ी बर्फ़ पिघलने की और किसी एग्रीमेंट पे पहुंचने की तवक्को की जा रही है। तो इस तमाम सिनेरियो में पाकिस्तान का रोल कितना शानदार रहा? देखिए, पूरी दुनिया ने जिस अंदाज में पाकिस्तान को सराहा है, जिस अंदाज में पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर थी, मैं जैसे बार बार कहता हूं कि हम सारी ज़िंदगी ये देखते आए हैं कि पूरी दुनिया की जो डिप्लोमेसी के जो हब्स हैं उसके अंदर न्यूयॉर्क, वियना, जेनेवा, लंदन, इसकी बातें होती थी। अल्लाह का शुक्र है कभी सोचा भी नहीं था, मैं सच कहूंगा, कि पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद टॉप, इस्लामाबाद में ये हो रहा है, इस्लामाबाद ये पहुंच रहा है, फील्ड मार्शल ने ये कह दिया है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये ट्वीट आ गया है, 8-8 मिलियन पे रीट्वीट जा रहा है। ये सारा कुछ होना अल्लाह का करम है, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी कामयाबी है, जो मई से कंटिन्यूटी के साथ आ रही है, इवेंट्स के हवाले से, मामलात के हवाले से। और दूसरी बात ये कि जो हमारी फॉरेन ऑफिस है, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, इन सब की अनथक मेहनत है। और एक बात हमें समझनी होगी, वो ये कि ये रोल इतनी आसानी से नहीं मिला हमें, हमने इसके ऊपर बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हमने इसके ऊपर बड़े लेबल सहे हैं। कभी हमें दहशतगर्दी का लेबल होता था जी, और एक वक्त ये भी था कि जब डू मोर का मुतालबा ही होता रहता था अमेरिका की तरफ से, एक मिसट्रस्ट बना रहा काफी अरसे तक। बिल्कुल, और यहाँ तक पहुंचना एक आसान सफर नहीं था, लेकिन इसके अंदर मैं ये समझता हूँ चूंकि हमारा सफर हक पर मबनी था, सच पे मबनी था। मोदी का प्रोपेगेंडा था, झूठ था, फॉल्स था, और उसके अंदर जो है वो कहते हैं नफरत थी, नफरत, और ये एक मोहब्बत की, नफरत और क्लैरिटी की जीत है। क्लैरिटी जो है, जो डॉक्टर साहब बात तो सही कह रहे हैं आप, सच की जीत हुई है। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा बड़ा वाज़े रहा है कि ना तो वो अपने घर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को पनपने देंगे, और ना ही वो किसी दूसरे मुल्क की किसी भी तौर पर सालमियत को खतरा बनेंगे उसके लिए। लेकिन हम देखते हैं कि भारत का क्योंकि वतीरा ये है, या मोदी सरकार का वतीरा ये है, वो हमेशा पाकिस्तान पर कभी जंग थोपते रहे हैं, कभी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते रहे हैं, कभी वो अपने ही भारत के अंदर, जिस तरह से पहलगाम का वाकया हुआ, इस तरह के वाकयात करके उसमें पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश करते रहे हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर से बड़ी एक सफारती ताकत के तौर पर उभर कर सामने आया है, और पाकिस्तान को चाहे अस्करी तौर पर हम देखें एक फतह हासिल हुई है, फिर हमारी क़यादत जो है, जिस तरह से हमारी लीडरशिप इस वक्त अपना किरदार अदा कर रही है, वो भी यकीनी तौर पर सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। लेकिन भारत का क्या किया जाए? भारत के अंदर इस वक्त भी वावेला है, और भारत को आगे इलेक्शंस का भी सामना करना पड़ेगा एक बार फिर से। तो क्या इस्लामोफोबिया एक बार फिर से बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर कोई मजीद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी किया जा सकता है, कोई छेड़खानी भी की जा सकती है? क्योंकि जब मोदी को अपनी आवाम, क्योंकि अब तो उनकी आवाम भी सवाल कर रही है, अपोजिशन भी सवाल कर रही है, मीडिया भी उन्हें ट्रोल कर रहा है, तो जब इस तरह की सूरत हाल मोदी सरकार को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो फिर कोई ना कोई रिएक्शन बौखलाहट में वो भी कर सकते हैं। तो क्या हमें उसके लिए भी तैयार रहना होगा, अपनी तैयारी उधर से भी मुकम्मल करनी होगी? जी शायद बिल्कुल, डेफिनेटली बड़ी रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया ने बहुत सारा प्लान कर लिया है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, बल्कि यहाँ तक कि दोबारा से जंग शुरू करना चाहता है इंडिया, इस शर्मिंदगी और खिफत को मिटाने के लिए, इस जलालत को मिटाने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह उसमें भी इसको एक तो बात ये कि हम पूरी तरह तैयार हैं, जैसे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है भरपूर जवाब देने के लिए, बल्कि पहले से भी ज्यादा भरपूर जवाब दिया जाएगा। और वो पंजाबी में कहते हैं इस बार ट्रंप की भी नहीं सुनी जाएगी और हमने माफी कोई नहीं देनी। दूसरी बात यह है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान को फतह होगी। दूसरी बात यह है कि ये जो मातम है इंडिया के अंदर, ये इंडिया की अपनी गलतियों की वजह से है। मैं बार बार कहता हूं कि हमें दुनिया में अकेले करते करते मोदी खुद आज तन्हाई का शिकार हो गया है। हम पर इल्जामात लगाते लगाते खुद आज ईरानी के उड़ल के तौर पे जाना जा रहा है कि जी ये तो सारा कुछ ये ईरानी के और करप्शन करने के लिए सारा कुछ करता रहा है। सो बुनियादी बात ये है कि आप दूसरे के लिए जो गड़ा खोदते हैं उसमें खुद गिर जाते हैं। ये आम जिंदगी में भी यही हकीकत है। और मुमलिकतों के
मामलात में भी यही हकीकत है। दुरुस्त। कहाँ पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत सारे मसाइल का सामना सिर्फ इंडिया की वजह से करना पड़ा। आज इंडिया की बारी नहीं आती है बोलने के लिए। जी। आज इंडिया को माइक नहीं दिया जाता बोलने के लिए कि पाकिस्तान का टाइम ज्यादा और होता है, ये पाकिस्तान को अहमियत ज्यादा दी ये जाती है। किया धरा मोदी सरकार का ही है, और जो नफरत की सिफारतकारी उन्होंने की है उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और इंडियन अवाम को भी सोचना चाहिए, उन्हें अपने हुक्मरानों का फैसला करते हुए अगली बार 100 बार सोचना चाहिए वोट कास्ट करने से पहले। हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक हसन साहब। आप भी वेलकम कहेंगे अशफाक साहब। ये जो इस वक्त हमें कितना बायस इत्मीनान है, हमारे लिए ये बात बायस मुसर्रत है कि हमारा दिफा ऐसे फील्ड मार्शल के हाथ में है जिनकी सुपर पावर तारीफ़ करते हैं एक बार नहीं कई बार, और उनकी सलाहियतों के मोतरफ हो चुके हैं। और जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, उनकी सिफारतकारी, उनकी कोशिशों और उनके अनबायस जो एक किरदार था इस मीडिएशन के लिए, सहूलतकारी का किरदार हो या मीडिएशन का किरदार हो, पूरी दुनिया उसकी मोतरफ है, तारीफ़ की जा रही है। थैंक यू वेरी मच मुझे लेने का। देखें, फील्ड मार्शल का जो ओवरऑल प्रोफाइल है आप देखें, और माशाल्लाह जो उनकी कामयाबियां सक्सेसेस हैं, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए उन्होंने ओवरऑल पाकिस्तान का एक इम्पैक्ट, ओवरऑल जो मेकअप है पाकिस्तान का, वो टोटली चेंज कर दिया। एक साल पहले आप देखें कि हम कहाँ पे खड़े हुए थे, दुनिया के कोई दरवाजे हम पे खुलते नहीं थे, और जहाँ भी हम जिस डोर को नॉक करते थे हमें बैक बेंचेस पे भेज दिया जाता था। ये एक होता है कि टाइम एंड स्पेस को आप किस तरह बेहतर तौर पे इस्तेमाल करते हैं, बड़ा ये स्ट्रेटेजिक मामला होता है। तो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जब खुली तो फील्ड मार्शल ने साबित किया उसके बीच में कि वो कैपेबल भी हैं, वो मैच्योर भी हैं, वो उनके पास रिक्वायर्ड इंटेलिजेंसिया भी है, और उनके पीछे नेशन भी है। आप देखें, जब भी जंग लड़ी जाती है ना, उसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये कि आपकी फौज आपके साथ हो, दूसरा आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी साज आपके साथ हो, तीसरा नेशन साथ हो जी। तो ये आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। तो जब हमारी इंडिया के साथ जंग हुई तो माशाल्लाह ये तीनों फैक्टर हैंड्स एंड ग्लव्स थे। नेशन भी साथ थी, फौज भी साथ थी, गवर्नमेंट और पॉलिसीज भी साथ थी। तो उन्होंने इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाया, और लीडर वही होता है जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही, बड़ी खूबसूरत बात की है ब्रिगेडियर साहब कि सही वक्त को, सही तरीके को, सही टाइम को सही तरह से यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, और लीडर वही होते हैं। अगर अभी हम देखें जिस तरह से सिफारती तौर पर भी हमें कामयाबी हासिल हुई, इससे पहले जंग में हमें अस्करी तौर पर बड़ी कामयाबी हासिल हुई, क्या समझते हैं इन कामयाबियों को अपने हक में पाकिस्तान किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है? हमारे सर पर कश्मीर का मामला भी है, और फाइनेंशियली भी पाकिस्तान जो है वो स्टेबल नहीं है। तो दोनों तरह से अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो किस तरह से इस पाकिस्तान का जो एक स्टेटस है उभरता हुआ नजर आ रहा है, या पाकिस्तान की एक साख बड़ी बेहतर हुई है, पाकिस्तान की कामयाबियां हम देख रहे हैं पैदर पे, तो उसको किस तरह से अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये वाली जो वर्ल्ड है, इसमें सारी गेम जो है ना रेलेवेंस की है। आपकी कितनी रेलेवेंस है दुनिया के साथ, जितनी आपकी रेलेवेंस होगी उतनी आपकी इम्पोर्टेंस होगी, आपकी बात सुनी जाएगी, और आप जो भी कहेंगे उसके बीच में दुनिया कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार होती है। हमारी रेलेवेंस साल पहले तक बिल्कुल ज़ीरो थी, हमें नहीं सुना जाता था ना। सो गोल्ड पोस्ट चेंज हुई माशाल्लाह मई के बाद। अभी हमारी रेलेवेंस जब बढ़ी तो उस रेलेवेंस को अपनी मैच्योरिटी के साथ और अपनी डिप्लोमेटिक स्किल के साथ, जो एक ट्राइका है हमारे ऊपर, बहुत बेहतरीन ट्राइका है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, और 100 में से 100 नंबर देना चाहता हूँ कि उन्होंने वजारत खजाना से निकल के वजारत खारजा में आके बड़ा काम किया। और फिर फील्ड मार्शल साहब ने एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम किया इस ट्राइका के बीच में। तो हमने अपना इसको एक्सप्लॉइट किया अपॉर्चुनिटी को, अपनी रेलेवेंस बढ़ाई। अभी जबकि हमारी रेलेवेंस बढ़ चुकी है, दुनिया में रेलेवेंस कैसे बढ़ती है? आप बहुत बड़ी मिलिट्री माइट हो या इकोनॉमिक माइट हो, या आपकी बहुत अच्छी जियोग्राफिकल पोजीशन हो। हमारे पास पहले 2 फैक्टर तो थे नहीं, जियोग्राफिकल पोजीशन छोटी मोटी थी तो दुनिया सुनती नहीं थी। लेकिन अभी हमने मिलिट्री माइट भी अपने आप को साबित किया। इकोनॉमिकली 2 हम पीछे हैं, लेकिन रेलेवेंस हमने बढ़ाई है। हमने साबित किया नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर से हम निकल के आके ब्रिज बिल्डिंग का किरदार हमने अदा करना शुरू किया, तो आपकी रेलेवेंस बढ़ेगी। जब रेलेवेंस बढ़ी तो आपके जितने भी चोक पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे सुने भी जाएंगे, उन पे देखा जाएगा। आप खिते में आप देखें, ग्लोबल साउथ में, ग्लोबल
दोनों जगह पे इक्वली आपको इम्पोर्टेंस दी जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल। कितनी टेलीफोन और शायद यही वजह है कि तमाम फ़रीक़ैन अमूमी तौर पे होता ही है कि दो फ़रीक़ैन में से किसी एक को ये एतराज़ होता है कि आप कोई उनकी साइड तरफदारी कर रहे हैं या टिल्ड है आपका, लेकिन दोनों को बैक वक्त एतमाद होना, और सिर्फ दोनों ही नहीं, अगर हम तमाम अरब कंट्रीज़ की बात करें, चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, तमाम यूरोपियन कंट्रीज़, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ज़बरदस्त पोजीशन में है इसमें किरदार अदा करने के लिए, और इसी वजह से इसके ऊपर ट्रस्ट भी किया जा रहा है। हामिद खान मशरूकी साहब, मैं एक चीज सिर्फ कहना चाहूंगा, जी, जो जी, जी, जी। आपने बात कही थी कि ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कश्मीर का मसला है, हमारे बिल्कुल। और जो प्रॉब्लम है आगे पीछे, हम इसको नॉक करें और बेहतर कार्ड खेल लें। इस मौके से जितना फायदा डेफिनेटली। उठा सकते हैं, हमारे लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में भी 2 साल की है, 5 साल की है, 10 साल की, एक्सप्लॉइट करके अपने प्रॉब्लम सॉल्व कराएं। बिल्कुल, और जिस तरह से हम एक सेंटिमेंट देख रहे हैं पूरी दुनिया का, पूरी यूरोपियन दुनिया जो है जिस शिद्दत के साथ, अब वो ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि सिर्फ गजा का मामला या सिर्फ ईरान का मामला हल नहीं, उसमें लेबनान भी होना चाहिए, पूरे खत्ते के अंदर जो एक इजराइल की इजारादारी है, जारियत है, इसका खात्मा होना चाहिए। तो कश्मीर के मुद्दे को भी इसी तरह से हाईलाइट करने की ज़रूरत है। हामिद खान साहब, आपके ख्याल में एक तो आप कितने पुरुमीद हैं कि अमेरिका का टिल्ड जो इजराइल के साथ अभी तक होता रहा है, सिर्फ उसी के साथ की वजह से वो इतना दंदनाता भर रहा है कि किसी रेजोल्यूशन को खातिर में नहीं लाता, कि अब थोड़ी सी लगाम डाली जाएगी। दूसरा फिर वही बात कि पाकिस्तान के पास कितनी अपॉर्चुनिटी है इस मौके का फ़ायदा उठाने की। अगर ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं तो फिर यकीनी तौर पे जो ऑयल गैस के मामलात हैं ईरान के साथ, सैंक्शंस हट जाएंगी तो फिर उससे भी फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान की मईशत को भी इससे कितना फ़ायदा मुमकिन है? देखिए जुनेद, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पहले तो ये बात है कि इसराइल को इस मामले के ऊपर पहली बार तारीखी तौर पर अमेरिका की तरफ से भी सुबकी का सामना है। जेडी वैंस नेतन्याहू को 2-3 बार स्नब कर चुके हैं, डांट चुके हैं, इवन ट्रंप प्राइवेटली इज़हार नाराज़गी कर चुके हैं। मेरा ख्याल ये है कि पहला मौका है कि इस वक्त अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो शायद जूइश लॉबी की जो शिकंजे में है उससे निकल आए और अपना बेहतर फैसला कर सके। इंशाल्लाह उम्मीद है तो उसके तहत लबनान, गजा और सारे मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के लिए जहां कश्मीर का मसला हल कराने का ये आइडियल विंडो क्रिएट हुई है, उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए मईशत के अंदर बहुत सारी विंडोज और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं। पाकिस्तान की कराची पोर्ट दोबारा एक्टिव होती नजर आ रही है, गवादर पोर्ट दोबारा इंशाल्लाह बहुत बड़े मुकाम पर एक्टिव होती नजर आ रही है। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती नजर आ रही है, ईरान गैस पाइपलाइन बनती नजर आ रही है। उसके बाद पाकिस्तान में अगर ईरान पे पाबंदियां उठ जाती हैं तो पाकिस्तान जो ऑयल और पेट्रोल जो डायरेक्ट लेगा ईरान से, उसके अंदर पाकिस्तान को बहुत बड़ा इंशाल्लाह ये बहुत मिलेगा। बड़ी अपॉर्चुनिटीज होंगी पाकिस्तान के लिए। मशरकी साहब, अगर हम देखें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त एक अहम दौरे पर भी हैं। सऊदी अरब से ये दौरा होता हुआ मिडल ईस्ट ममालिक को वो विजिट करेंगे और उसके बाद तुर्किया में जाकर ये इख्तिताम पजीर होगा। तो ये जो दौरा है ये कितना अहमियत का हामिल है, और ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर जारी हैं और मुज़ाकरात का दूसरा सेशन होने जा रहा है, और उसी दौरान जो है हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो है दौरा कर रहे हैं। एक तो इसकी कितनी अहमियत का हामिल है और क्या कुछ हो सकता है इस दौरे के अंदर, कौन से अहम मामलात हैं जो कि ज़ेरे गौर आ सकते हैं इन तमाम ममालिक के साथ? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो जिस तरह से बार बार बात हो रही थी कि चूंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक मुआहदा है, उस स्ट्रेटेजिक मुआहदे की वजह से, डिफेंस पैक्ट की वजह से पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सिक्योरिटी तो इंश्योर करनी है। उससे पहले भी हमेशा से हरमैन शरीफैन की जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान ने इंश्योर की है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अरब ममालिक के दरमियान और ईरान के दरमियान कोई बाहमी एतमाद की फिजा पैदा की जाए, और उनका जो अमेरिका ने जो वहाँ पर इतने अरसे से अड्डे बनाए रखे, वो जो वबाले जान बन गए हैं खुद अरब ममालिक के लिए, उनसे उनकी जान छुड़वाई जाए और पाकिस्तान बतौर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर खित्ते के अंदर अपना की रोल जो है वो मजीद इस्टेब्लिश करे। और अंतालिया में टर्की में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंदर भी पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है और डिस्कशन में है। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान की कोशिश है कि वो जो खित्ते में ब्लॉक बनाने की बात की जा रही है कि तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, इनको मिलाकर एक मुस्लिम कंट्रीज की एक ऐसी नेटो की या इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो मुस्तकबिल में किसी भी एक मुस्लिम मुल्क पर हमला जो है वो तमाम मुस्लिम ममालिक पर हमला तस्वुर हो, और ये ममालिक जो है आपस में किसी भी किस्म के इख्तिलाफात या झगड़े से उनको महफूज रखा जाए। ये एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म, बहुत बड़ा और शायद ये मेरा ख्याल है कि वक्त की ज़रूरत बन चुका है। इस हैपनिंग के बाद जो इजराइल ने किया है उसने तो किसी मुज़ाकरात के वेन्यू तक को नहीं छोड़ा, चाहे वो ओमान हो या चाहे वो जेनेवा
या फिर उसके बाद दोहा के अंदर भी हमने देखा यही सब कुछ होता रहा, ईरान के अंदर ये होता रहा, मुज़ाकरात की आड़ में उन पर हमले होते रहे। बड़ी इशफाक साहब, आपके ख्याल में मुस्लिम नेटो का इत्तेहाद इस वक्त सारे ज़रूरत तो यकीनी तौर पर महसूस कर रहे होंगे। जहाँ जहाँ पे अमरीकी बेसिस थी वो ये समझते थे कि ये बेसिस हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगी, वो बेसिस अपने आप को नहीं बचा पाई, अमेरिका अपनी बेसिस को नहीं बचा पाया। तो अब लम्हा फ़िक्रिया तो है, लेकिन आपको लगता है कि तमाम एक पेज पर आ पाएंगे? अगर अभी भी खुदा न खास्ता ये सोच पैदा नहीं होती तो फिर कब? देखिए, इस जंग ने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो चेंज कर दी हैं और जंग ख़त्म होगी तो उसके बाद बड़े रीसेट्स लगेंगे, बड़ी रिकन्सिलेशंस होंगी। सबसे बड़ी रिकन्सिलेशन तो यही होगी जो आपने बात की है कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनको ये सोचना पड़ेगा क्या उनका सिक्योरिटी पैराडाइम जो है वो इसी तरह चलेगा या उन्होंने उसके बीच में चेंजेस लेके आनी है, जो कि अभी पूरी तरह नाकाम हुआ। और अगर इस सिचुएशन में दोबारा फॉल करते हैं तो उनकी क्या सिक्योरिटी कैलकुलस होगी या किस तरह वो जाना पसंद करेंगे, यहाँ पे रीसेट लगेगा। और बहुत सारी स्टेट जो हैं वो अपनी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को और बाकी चीज़ों को चेंज करेंगी। और इसी तरह लाज़िम बात है जो एथनिक बेसिस पे कुछ मुल्क कुछ ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में चीज़ें अंडर डिस्कशन आएंगी, उस पर एक बड़ा चेकमेट होगा, बैरियर लगेगा। अमेरिका के बीच में, नाटो यूरोप के बीच में थिंकिंग आएगी कि जो अभी डिस्टेंस पे हुए हैं अमेरिका से, आइंदा उनको एक जरूरत मिल गई, एक ओपनिंग मिल गई है, वो इस पे आगे का लायबल बनाएंगे तो वापस आते हैं नाटो, मुस्लिम नाटो। बहुत बड़ा ये जायंटिक चैलेंज है, ये आसान काम नहीं है, लेकिन ब्लॉक्स बन सकते हैं जैसे तुर्की है, पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया, जिनके पास देखें टेक्नोलॉजी भी हो, जिनके पास उसके बाद अनकन्वेंशनल वारफेयर भी की कैपेबिलिटी भी हो, और जिनके पास उसके बाद पैसे भी हों और रिसोर्सेज भी हों, तो ये बिल्कुल एक अच्छा ब्लॉक बन ब्रिगेडियर सकता साहब, है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान पर कितना एतमाद किया जाएगा इस मामले में? क्योंकि पाकिस्तान एक अस्करी कुव्वत भी है और पाकिस्तान एक एटमी ताकत भी है। पाकिस्तान की तरफ जिस तरह सऊदी अरब का एक मुआहिदा है पाकिस्तान के साथ, समझते हैं कि पाकिस्तान दीगर ममालिक भी पाकिस्तान की तरफ देख सकते हैं या पाकिस्तान के साथ इस मुआहिदे के ख्वाहिशमंद हो सकते हैं या पाकिस्तान की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंदर आने की ख्वाहिश रखेंगे? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। आप देखें, जंग के जितने लवाजमात होते हैं उसके रिस्पांस में जो आपके पास जितने टूल्स, इक्विपमेंट होने चाहिए या ऑप्शंस होने चाहिए, पाकिस्तान के वो सब पास सब मौजूद हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो भी मुस्लिम कंट्री इस तरह के अलायंस पे आने की कोशिश करेगी, बनाने की, उनका सबसे पहला ऑप्शन पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तान के पास जो स्टेबिलिटी है, जो पावर है, जो कैपेबिलिटी है, और सबसे बड़ी ये बात होती है कि आप उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन करके दिखाएं। वैसे तो भारत भी बहुत नारे मारता था, वो तो 5 गुना बड़ा है, वो तो कहता मैं विकेश को फतह ले जाऊंगा, लेकिन चारों शान चित हो गया। तो आपने कैपेबिलिटी भी दिखा दी है, तो आप उस फ्रेमवर्क पे पूरा उतरते हैं जो एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है सिक्योरिटी की जमानत के तौर पे। तो पहली प्रायोरिटी हर मामले में इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान ने पोजीशन एक्वायर की है, पाकिस्तान होगा। और पाकिस्तान विल बी ए फुलक्रम इन फ्यूचर ऑल काइंड ऑफ अलायंसेस जो मुस्लिम दुनिया में बनेगा, अपार्ट फ्रॉम 1-2 कंट्रीज के अलावा। तो ये एक थिंकिंग तो जनरेट होगी है, इट टेक्स टाइम। और इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि नेटो की बजाय कोई अलायंसेस निकल के सामने आएंगे। बिल्कुल सही है, उसके काफ़ी चांसेस बनते जा रहे हैं जो हालात इस वक्त खत्ते के अंदर हैं। आप देखें ना कि अभी नेतन्याहू ने नेक्स्ट जो धमकी दे दी है टर्की को दे दी है। पहले मैं बात सुन रहा था यहाँ पे कि नेतन्याहू को सर्वाइवल यही है, कीप ऑन एंगेजिंग द वॉर, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ की करप्शन केसेज हैं, वो उसी वक्त रुकेंगे जब ये वॉर में एंगेज हुआ है। और अभी तो उसको नोटिस भी आ गया कि हफ्ते बाद उसकी समाप्त शुरू हो जानी, तो अभी उसने नेक्स्ट टारगेट के तौर पे टर्की को बिल्कुल। लेकिन अगर ईरान उनसे नहीं संभाला गया तो टर्की तो फिर मेरे ख्याल में बहुत उनका दिफा इससे भी ज़्यादा मजबूत और मौसर है। और यकीनी तौर पे मुस्लिम नेटो इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है ताकि इस तरह की छेड़खानी मुस्तकबिल में हो तो उन्हें मुँह तोड़ जवाब दिया जाए और एक साथ दिया जाए। लास्टली मशरकी साहब, आपको कितने इम्कानात लग रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो मिजाज है वो उनको एक फेस सेविंग भी चाहिए
चाहिए थी और वो ख़बरों में इन रहना भी चाहते हैं, अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं। पीस मेकर के तौर पे भी वो कई बार जंगें रुकवाने का तस्करा कर चुके हैं। तो इस मौके पे एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उनके पास। वो अगर इस्लामाबाद आते हैं, किसी पैक्ट को यकीनी बनाते हैं, किसी मुआहदे को यकीनी बनाते हैं और उसका ऐलान करते हैं, और फिर वो जिस तरह से चाइना में भी किम जोंग उन से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, तो कोई बहुत गेम चेंजिंग चीज़ें तवक्को की जा सकती हैं, क्योंकि मुखालफत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो उनके इत्तेहादियों के हो, अमरीकी अवाम, तो वो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहेंगे। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल उठाएंगे और मुझे बहुत यकीन है कि इंशाअल्लाह मुज़ाकरात से कोई ना कोई ख़त्मी शक्ल निकलेगी, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, क्योंकि अमेरिका भी ये चाहता है कि हर हालत में अब उसको फेस सेविंग मिले, बजाय ये कि अभी उसने आपने हरमुज़ के जो ब्लॉकेट की बात की, उसके जवाब में जो चाइना का रिएक्शन आया है, जो रशिया का रिएक्शन आया है, ये सब कुछ बड़ा अलार्मिंग है और बड़ा इन टाइम है। मेरा ख्याल ये है कि उनको क्लियर हो गया है प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कि ना तो वो अब फ़िज़ाई जंग कर सकते हैं, ना वो बूट्स ऑन ग्राउंड चला सकते हैं, ना ही वो नेवल अटैक्स कर सकते हैं। सो तीनों रास्ते भी उनके लिए बड़े मखदूश हो गए हैं, बड़े मुश्किल हो गए हैं। आइडियल सिचुएशन ये है कि किसी ना किसी तरह खुद ट्रंप जो है वो फेस सेविंग के लिए इस मुआहदे को खत्मी शक्ल दें और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के साथ सेहरा आएगा कि पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से भी बचाया और फिर दोनों पीस मेकर के लिए अमन के नोबेल इनाम के लिए एक दूसरे को नॉमिनेट भी करेंगे। पाकिस्तान तो कर चुका है, मेरे ख्याल में अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को चाहिए कि वो भी हिसाब बराबर करें। बिल्कुल, और पाकिस्तान सिर्फ नोबेल इनाम के लिए उसका नाम नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसने ये किरदार अदा किया भी है और उसने एक बड़ी जंग को रोका है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे हामिद खान अल मशरकी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इशफाक हसन साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम ब्रेक शामिल करेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जल्द कामयाबी से दूसरा जो सेशन है वो भी मुज़ाकरात का होस्ट करेगा और इंशाल्लाह इस बार कामयाबी से हम कनार होंगे इस जंग बंदी को यकीनी बना और मुस्तकिल अमन की सूरत में, मुस्तकिल जंग बंदी की सूरत में इसे तब्दील किया जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगर इश्यूज़ पर बात होगी हमारे साथ। हाँ जी, वेलकम बैक। और करतारपुर में बैसाखी मेला, इसकी तकरीबात 15 अप्रैल से शुरू हो रही हैं और भरपूर यानी कि आज से इसका आगाज़ होने जा रहा है। 3 रोज़ तक ये जारी रहेगा और इंतज़ामिया की जानिब से तमाम जो तैयारियां हैं उन्हें हतमी शक्ल दी जा चुकी है, क्योंकि जो हमारे जो मेहमान हैं, यात्री आते हैं हर साल, उन्हें भरपूर अंदाज में वेलकम भी तो करना। बिल्कुल जी, जबकि यात्रियों के लिए जो बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं उनकी अगर बात करें तो 2000 से ज़ायद भारतीय सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुँचेंगे, जो मजहबी रसूमात में शिरकत करेंगे। तो उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, एक तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, और ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शफीक से। मोहम्मद शफीक, आपके पास क्या अपडेट्स हैं, क्या इंतजामात किए जा रहे हैं और यात्री पहुँचना शुरू हो गए? जी जुनेद और अशाल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शक्करगढ़ करतारपुर में। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक दरबार करतारपुर में 3 रोज़ा बैसाखी मेले का आज पहला रोज़ है और इनका इफ्ताह हो चुका है। और बात करते चले यहाँ पर सिख यात्रियों की, तो पूरी दुनिया से जो सिख यात्री हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। अगर बात करते चले पाकिस्तान के जो सिख यात्री हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। अगर बात करते चले यहाँ पर जो भारत से आए सिख यात्री हैं वो है वाघा बॉर्डर के रास्ते 2800 जो सिख यात्री हैं वो पहले ननकाना साहब गए हैं, उसके बाद पंजा साहब गए हैं, पंजा साहब के बाद वो बसा के बाद हसन अब्दाल में होते हुए आज उनकी जो करतारपुर में आमद का सिलसिला जारी है और यहाँ पर आकर वो अपनी रस्मात अदा करेंगे और जो दोपहर का लंगर है वो भी बाबा जी की खेती बाड़ी से उगाई गई सब्जियों से करेंगे और अपनी रस्मात अदा करेंगे। और यहाँ पर अगर बात करते चले सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी के सख्त फुल प्रूफ इंतजाम कर लिए गए हैं और यहाँ पर जो बैसाखी मेला है ये बड़े इज्जत और एहतराम के साथ। शुक्रिया मोहम्मद शफीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे और हम खुशामदीद कहते हैं उन तमाम सिख यात्रियों को जो कि करतारपुर अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए आ रहे हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि दुनिया भर में आर्ट, सकाफत और तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग देने के लिए हर साल 15 अप्रैल यानी कि आज के दिन को आर्ट का आलमी दिन मनाया जाता है और ये दिन फ़नून लतीफ़ा की अहमियत, फ़नी इजहार, आज़ादी और मुआशरे में आर्ट
आर्टिस्ट की जो किरदार है उसको भी उजागर करने का मौका फराहम करता है। और ये दिन जो है लियोनार्डो डा विंची की जो है सालगिरह के तौर पर भी मनाया जाता है, क्योंकि उनकी जो पेंटिंग्स थी वो इतनी शानदार पेंटिंग्स थी कि कहीं पर भी अगर हम देखें तो उसके अंदर अमन, आज़ादी, इजहार और सकाफती तनु की अलामत समझा जाता था उनके पेंटिंग्स को। जी हाँ, और इस दिन का बुनियादी मकसद फ़नी तालीम, तख्लीक और आर्ट के ज़रिए आलमी भाईचारे को फ़रोग़ देना भी है। और इस दुनिया में हम देखते हैं कि दुनिया भर में आर्ट गैलरीज़ हैं, म्यूज़ियम्स हैं, तालीमी इदारे हैं, खुसूसी नुमाइशें की जाती हैं, वर्कशॉप्स की जाती हैं, फ़नून लतीफ़ा की तकरीबात मुनक़्क़िद की जाती हैं। और इसका मकसद भी यही होता है कि हम इस आर्ट को, फ़नून लतीफ़ा को उजागर करें, अपनी नई नस्ल को उससे रोशनास कराएं। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि आर्ट सिर्फ सजावट नहीं होती, बल्कि ये इंसानी जज्बात और माशरती सोच का आईनादार भी होती है। तो भरपूर सेलिब्रेट कीजिए, अपने बच्चों को, नौजवान नस्ल को भी बताइए इसके बारे में। बिल्कुल। और जब भी कोई बच्चा भी इवन पेंटिंग बनाता है, आर्ट अपना दिखाता है, तो वो अपने जज्बात का इजहार कर रहा होता है, वो अपने अंदर जो कुछ चल रहा है उसको बयान कर रहा होता है। तो ये वो आर्ट है जो कि बिना जुबान के आपको सब कुछ बता जाता है, अपनी पूरी सकाफत, कल्चर और आपकी जो अंदरूनी कैफियत है उसको भी बयान कर जाता है। तख्लीकी सलाहियतें Exactly. उन्हें उजागर करने का बेहतरीन मौका है। बिल्कुल। तो आज आप भी सेलिब्रेट कीजिए। और जो लोग आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट कम्युनिटी जो है वो बड़ी कहते हैं सेंसिटिव दिल भी होते हैं, उनकी कदर कीजिए, बड़े हसास भी होते हैं, तो उनको कीमती लोग हैं। बिल्कुल, उनकी कदर कीजिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और सिंध में HIV के बढ़ते हुए केसेस एक तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। वैसे खबरें तो ये भी हैं और ये भी बड़ी तशवीश का बात है कि पंजाब में भी केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन अगर सिंध की बात की जाए तो ख़ासतौर पर बच्चों में इस बीमारी का फैलाव संगीन सवालात को जन्म दे रहा है कि कहीं ना कहीं तो लापरवाही हो रही है, बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल। और हुकाम के मुताबिक सुबह सिंध में बच्चों में HIV का फैलाव जारी है, जिसके तहत सूबे में रवां साल अब तक 329 बच्चे HIV से मुतासर हो चुके हैं। और डाटा के मुताबिक मुतासरा बच्चों में 188 लड़के हैं और 141 लड़कियां शामिल हैं। और इस हवाले से माहिरीन सेहत का ये कहना है कि सिंध में रोज़ाना बच्चों की औसतन जो तादाद है वो 3 से 4 नए HIV केसेस सामने आ रहे हैं, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसमें महकमा सेहत क्या कर रहा है और हॉस्पिटल्स में कितना प्रेशर है, ये सब पर बात करेंगे हम। डॉक्टर फैसल महमूद, माहिर वबाई अमराज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, एक तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, मुमकिन वजूहात क्या हैं जिनकी वजह से ये वबा फैलती है, और बच्चों में इसका फैलना ये ज़्यादा तशवीशनाक है। और दूसरा ये भी बताइए किस एज रिपोर्ट हो रहे हैं। देखिए, अस्सलाम वालेकुम, बुलाने का शुक्रिया। HIV जो है उसके फैलने के कई वजूहत हैं, मगर ये जो केसेस देख रहे हैं इसकी बुनियादी वजह जो हमको लगती है वो ये कि इंजेक्शन जो है वो सही तरीके से दिए नहीं जा रहे। यानी कि एक ही सिरिंज जो है या एक ही नीडल जो है वो मुख्तलिफ लोगों में एक ही इस्तेमाल हो रहे हैं, या वो जो अद्वियात हैं उसको एक ही वायद से मुख्तलिफ लोगों को दिए जा रही है, जिससे ये एक दफ़ा इसमें HIV का वायरस अगर चला जाए तो वो दूसरे दीगर लोगों को लगता है। बच्चों क्यों लग रहे हैं, बड़ों क्यों नहीं लग रहे हैं, मगर ये ज़रूर है कि बड़ों को भी इस तरह से लगता है। एंड इसकी जो हम मिसाल दे सकते हैं वो हेपेटाइटिस C की है। याद रखें कि दुनिया में सबसे बड़ी शरह हेपेटाइटिस C की वो पाकिस्तान के अंदर ही है, और उसकी भी बुनियादी वजह यही है कि हस्पतालों के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर, छोटे जो हमारे डिस्पेंसरीज हैं वहाँ पे चूँकि एहतियात नहीं होती, तो ये दीगर तो ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है डॉक्टर साहब। अगर 2026 के अंदर भी हम अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को, जो अमला है, उनको ये नहीं सिखा पाए कि ये कितना रिस्की हो सकता है, और ये सिर्फ मामला अब कहने की हद तक नहीं है, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी अब HIV का शिकार हो रहे हैं, एक जानलेवा मर्ज का शिकार हो रहे हैं, तो किसको जिम्मेदार ठहराया जाए और अब फिर किस तरह से किया जाए? रोज़ वो कह रहे हैं कि 3 से 4 बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। देखिए, अब याद रखें कि 2 से 3 बच्चे शिकार हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि 2 से 3 बच्चों को रोज़ HIV लग रहा है। ये 2 से 3 बच्चों की तशख़ीस हो रही है, क्योंकि HIV जो है या हेपेटाइटिस C जो है वो एक दफ़ा हो जाए तो उसकी तशख़ीस थोड़ी सी देर से होती है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली आप बिल्कुल से कह रहे हैं, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस की तरह से है। एंड इसके बहुत सारे वजूहत हैं। इसका वजह सिर्फ ये नहीं है कि उनको मालूम नहीं है, इसकी वजह के अंदर ये भी शामिल है कि लोग अक्सर जाते हैं कि हमको भाई बुखार हो रहा है, ताकत की टीका लगा दें। पाकिस्तान के अंदर दुनिया की सबसे रुझान बहुत वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन है जो कि सिर्फ इंजेक्शन लगवाने के लिए जाते हैं। हर दफ़ा जब आप लोग इंजेक्शन लगवाने के जाते हैं तो वो इन्हीं बीमारियों की रिस्क पे आ जाते हैं। इसी के साथ साथ इस पे कॉस्ट का बहुत बड़ा फैक्टर है
क्योंकि ये सी चीज़ें महंगी होती हैं। अगर आप ये एंड ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसा करना चाहिए, मगर कॉस्ट भी इसमें सब शामिल, तो बहुत सारी अच्छा, चीज़ें इसकी लेकिन वजह से डॉक्टर होती है। साहब मगर ये किन बुनियादी एरियाज तौर में पे ज़्यादा बिल्कुल बच्चे है। रिपोर्ट हो रहे हैं, किस एरिया के बच्चे हैं, ताकि वहाँ पर जो क्लिनिक्स हैं, वहाँ पर जो इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका एहतसाब हो सके, उनको समझाया जा सके कि ये कितना जानलेवा हो सकता है, और क्या ये रिवर्स भी हो सकता है, बच्चों को जिनको HIV हो गया इसका इलाज भी मुमकिन है? आई थिंक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम सिर्फ एक या दो एरिया को टारगेट ना करें। ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये पूरे मुल्क में हर जगह हो रही होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक जगह आपको केसेस मिले तो आप उसी जगह पे जाके आप फिर कैंपेन करें। अगर आप अपने लोकल नबरावी क्लिनिक में भी जाके देखें तो वहाँ पे भी यही चीज़ें हो रही होती हैं। ये जो है इसको आपको ओवरऑल ही ठीक करने की ज़रूरत है। एंड जो रिवर्स की बात है तो बिल्कुल HIV जो है ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पे असर करता है। एक दफ़ा ये इन्फेक्शन हो जाए तो ये इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होता, मगर इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। इससे जो असरात होते हैं जिसम में वो रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब करना क्या होगा? क्या हेल्थ डिपार्टमेंट को अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी होंगी, एजुकेट करना होगा अपने अमले को भी, और अपने तमाम जो भी उनके इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, रियासत क्या कर सकती है जंगी बुनियादों पे ताकि इसको कम अज़ कम मज़ीद बढ़ने से तो रोका जा सके? वो क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि आप समझते हैं कि फ़ौरी तौर पे करने की ज़रूरत है? देखिए ये जो स्टेप्स हैं इसमें कोई एक स्टेप नहीं है, इसमें 3-4 चीज़ें एक साथ करने की ज़रूरत है। एक तो जिस तरह से ऑलरेडी तशख़ीस ज़्यादा हो रही है, यानी कि डायग्नोसिस करना ज़रूरी है ताकि एक से दूसरे को फैले ना। मोर इम्पॉर्टेंटली ये कि एजुकेशन, जिसके आई नो कि ऑलरेडी इनकी एजुकेशन एटलीस्ट सिंध के अंदर बहुत सारी एजुकेशन के ये जो जिसको हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन कहते हैं, इसके एजुकेशन हो रही है। मगर थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे हम हमेशा आके अटक जाते हैं वो अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि अगर मैं इसी तरफ आ रहा था फॉलो नहीं कर कि डंडा पीर जो है वो भी चलाना पड़ेगा, सज़ाओं को लागू करना होगा और सख्त सज़ाएं, ताकि इस तरह की अगर कोई मुनाफे के लिए या पैसा कमाने के लिए कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है किसी की, तो उन्हें सबक सिखाया जा सके। जी बिल्कुल। सो नॉट जस्ट पैसा कमाने के लिए, मगर अगर ये हो रहा है तो इसको रोकने के लिए याद रखें, अगेन मैं वही बात कहूँगा कि HIV, हेपेटाइटिस C ये दोनों साथ साथ ही हैं। तो एक से छोटा या बड़ा ना सोचें। एंड इसको अगर हम बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये जो एमपॉक्स के भी केसेस आए थे वो भी एक ही चीज़ है, हॉस्पिटल के अंदर सफाई सुथराई नहीं और वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को फैला है। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि क्या ये एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकता है, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये इसको कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर बॉडी से ख़त्म नहीं किया जा सकता इस वायरस को, तो क्या समझते हैं ये एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकता है? किन वजूहात पर ट्रांसफ़र हो सकता है, किस तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है? तो देखिए HIV के ट्रांसफ़र होने के सिर्फ 3 ही तरीक़े हैं, या फिर पैदाइश के दौरान अगर किसी खातून को HIV हो और डिलीवरी के दौरान, दूसरा जिनसी ताल्लुकात से, और तीसरा अगर किसी का खून जिसको HIV है दूसरे बंदे के खून के अंदर चला जाए। खून छूने से नहीं लगता, गले लगाने से नहीं लगता, ऐसे रोज़मर्रा की चीज़ों से ये नहीं लग सकता, इवन एक गुस्लखाना इस्तेमाल करने से नहीं लगता, मच्छर वगैरह से नहीं लग सकता। तो ये इसके लगने के और कोई तरीके नहीं है। अच्छा, या फिर पैदाइश के दौरान जिनसी ताल्लुकात या किसी का खून किसी और के अंदर चला। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्टली अगर तशख़ीस का पता करना हो, क्या अलामात हैं, किस तरह से पता चले कि इस शख्स को HIV का शिकार हो चुका है, और कौन से टेस्ट करवाने होंगे उसे? तो जी बिल्कुल, तो HIV का एक ब्लड का टेस्ट है जो कि आप कर सकते हैं, एंड ये सिंपली तकरीबन सारे लैब्स में हो जाता है। बट एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ब्लड के टेस्ट को कंफर्म करने की भी ज़रूरत होती है। आई वुड से कि अलामात HIV की देर से नज़र आते हैं, मगर हाँ किसी को अगर कोई बीमारी है जो कि समझ में ना कि क्यों हो रही है तो उनमें हम HIV की टेस्ट ज़रूर करते हैं। अगर किसी ने बहुत सारे इंजेक्शन लगाए हैं, दांत के काम कराए हैं, ऑपरेशन में ऐसी जगह पे जहाँ पे हो सकता है कि उनकी आपको शक है कि वहाँ पे स्टेरिलाइजेशन सही नहीं है, तो अपना HIV टेस्ट करा लें। HIV टेस्ट कराना बहुत आसान है, सिंपल ब्लड का टेस्ट है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल महमूद, वबाई माहिर अमराज हमारे साथ मौजूद, और हम उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत भी, क्योंकि पंजाब में भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इस पर जल्द से जल्द जो है वो कुछ इकदाम किए जाएंगे ताकि जो बच्चे हैं उनकी भी जान इस वक्त रिस्क में है, बड़े तो बड़े, बच्चों को इस वक्त HIV जैसा मूजी मर्ज लाक हो रहा है। आगे बढ़ते हैं जी, बिल्कुल आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक ख़तरनाक डंक की। वैसे तो बहुत से जानदार ऐसे हैं जिनके अंदर जहर होता है, और वैसे तो कुछ इंसानों में भी बिल्कुल
इशारा क्यों किया? ये तो बहुत गलत बात अच्छा नहीं, है। मैं जुनेद को मुतवज्जो करना चाह रही थी, इसलिए इशारा किया। जुनेद में ऐसा कोई डंग नहीं है, लेकिन हाँ जी। बहुत सारे जहरीले लोग लेकिन मुझे निकालना आता है, आपको पता है? वाह, ये सपेरे भी हैं। मतलब वो सांप को जो पकड़ने वाले उसे जी, सपेरा जी। ही कहते हैं। हाँ जी। तो तो अगर आपको कोई ऐसा जानवर मिले, जानदार मिले, तो मुझे बताइएगा, मैं उसका डंग निकाल दूंगा। खैर, ये तो होगी मजाक की बात। हम आपको बताने जा रहे हैं एक इन्फॉर्मेशन जो कि दिलचस्प भी है और मालूमाती भी है। दुनिया में कई ऐसे नाज़रीन जानदार मौजूद हैं जिनके डंग इंतहाई तकलीफ दे होते हैं, बहुत ही तकलीफ दे, और वो मौत की सूरत में भी तब्दील हो सकते हैं, जिनमें बुलेट चींटी और वॉरियर भेड़ है और छोटे जेलीफिश भी शामिल है। ये जानने के लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक डंग कौन सा है, कुछ माहिरीन ने अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर खुद को मुख्तलिफ जानदारों से डंग लगवाए हैं जनाब। बिल्कुल ऐसा ही है, और माहिरीन ये भी बताते हैं कि बाज़ डंग ऐसे होते हैं जिससे जैसे किसी बॉक्सर के जोरदार मुक्के या जिस्म पर शदीद झटके का एहसास हुआ हो, और असल में जानदार अपने दिफा या शिकार के लिए ऐसे जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि एसाबी निज़ाम और जिस्म में सोजिश पैदा कर देते हैं, और बेसिकली वो अपना बचाव कर रहे होते हैं। और इस शोबे के बानी जो हैं वो माहिर हशरात जस्टिन शेमिट हैं। वो मुख्तलिफ कीड़ों के डंग बर्दाश्त करके एक उन्होंने इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें वो कहते हैं कि दर्द को 4 दर्जों में तकसीम किया जा सकता है। और जिस तरह से वो दर्जा 1 है वो हल्का दर्द है, जैसे शहद की मक्खी का डंग है। अच्छा, वैसे हमें तो वो भी बड़ा शदीद डंग लगता है, उसको वो सबसे हल्का कह रहे हैं, और कितना तकलीफ दे ये प्रोसेस होगा। बिल्कुल। और उसके बाद जो दर्जा 2 है ना, वो है ज़्यादा जलन और तेज़ दर्द का शिकार हो जाना। फिर दर्जा 3 है शदीद और देरपा तकलीफ का होना। दर्जा 4 भी है जो कि इंतहाई अज़ियतनाक और नाकाबिले बर्दाश्त दर्द है। तो इसमें हमने आपको वो काली वाली भेड़ जो होती है वो बहुत जहरीला काटती है, और फिर आपको जो है वो इस तरह के जो और भी हमने आपको इंसेक्ट्स बिच्छू बताए हैं, है, सांप है, और इस तरह की फिशेस भी हैं जो कि काटती हैं। बिल्कुल। लेकिन जी जो अपनों से डसा जाता है या फिर दोस्त अहबाब से डसा जाता है, या जो इंसानों के अंदर जहर मौजूद है जो उससे डसा जाता है ना, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। तो उनसे बचिए, इनसे भी बचिए, और आपको अगर तजुर्बा करना हो तो वो काफ़ी तकलीफ दे हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि दूसरों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाइए। बिल्कुल जी। और यहाँ पर शामिल करते हैं एक ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे किस्मत की। क्या किस्मत हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है, और किस्मत किस तरह से ज़िंदगियों को बदलती है, मुकद्दर से जोड़ देना हर चीज़ को किस तरह से सही हो सकता है, इस पर बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ प्रोग्राम में एक बार फिर से नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं, और कुछ बात कर लेते हैं। हालिया दिनों में ख़ास किस्म की एक चाय है गाबा चाय, जो कि आलमी सतह पर तेज़ी से मकबूल हो रही है। मुख्तलिफ़ किस्म की चाय आती हैं, कभी कोई चाय स्मार्ट करने के लिए आती है, कभी कोई चाय आपको मोटा करने के लिए आती है, कभी आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आती है। तो ये जो अभी आप गाबा चाय देख रहे हैं आजकल, ये खासी मकबूल हो रही है, जिसमें आमतौर पर लौंग है, ग्रीन या ब्लैक टी से इसको तैयार किया जाता है जी। और इसमें गैमा इम्यूनो ब्यूट्रिक एसिड इसमें शामिल होता है, गाबा जिसको कहा जाता है, और ये दिमाग में पाए जाने वाला एक कुदरती न्यूरोट्रांसमीटर है जनाब, और आसाबी निज़ाम को ये पुरसुकून रखता है, अहम किरदार इसमें अदा करता है। और गाबा दिमागी सरगर्मी को सुस्त कर देता है, जिससे जहनी दबाव कम हो जाता है। तो आप इसको एडिक्शन ना बनाइएगा। हाँ, अगर आप ख़ुद को किसी टेंशन में महसूस कर रहे हैं तो रिलैक्स करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल जो हालात हैं दुनिया के, जो वैसे तो एक चैलेंजेस का सामना है, तो लोग इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। बेचैनी में कमी आती है इसमें, और नींद बेहतर आती है। तो अगर आप भी करना चाहें तो कर लीजिए। और अद्वियात से बेहतर है कि आप किसी हर्बल टी का इस्तेमाल कर लें, और ये एक हर्बल टी है, और इसे एरोबिक फर्मेंटेशन के अमल से गुजारा जाता है। फर्मेंटेशन के अमल से गुजारने के बाद इसमें ऑक्सीजन के बगैर ये नाइट्रोजन माहौल में चाय के पत्तों में मौजूद जो ग्लूटामिक एसिड है वो गामा में तब्दील किया जाता है। तो फिर इसका जो प्रोसेस है, एक तो वो केमिकल से पाक है, इसको यूज़ अगर किया जाता है तो उतना नुकसानदेह नहीं है जितना बाकी अद्वियात होती हैं, जो कि हमें डॉक्टर से जाकर रुजू करना पड़ता है जब हम टेंशन एंजाइटी से गुजर रहे होते हैं, या फिर किसी किस्म का स्ट्रेस हम ले रहे होते हैं। तो स्ट्रेस के अंदर एक चाय है। लेकिन जी गाबा चाय हो या कोई भी चाय हो, पाकिस्तानी चाय का मौका नहीं छोड़ते हैं, उन्हें कभी भी चाय दे दी जाए वो चाय से लुत्फानंदोज़ होते हैं, चाय पे बैठ के बातें और साथ में ये वाली चाय तो उन्होंने पीनी है, दूध पत्ती हो या फिर कड़क चाय हो, तो उसका मज़ा अपना ही है, उसका कोई मुकाबला ही
नेमल बदल हो नहीं सकता। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कुछ बात हो जाए किस्मत की, नसीब की, उसके अंदर हम हर चीज़ को किस्मत नसीब पर डाल दें, ये हमारी किस्मत में नहीं था। हमारा अपना इसमें कितना किरदार होता है और अपनी किस्मत बदलने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, इस मौजू पर हमने बात करनी है आज। बिल्कुल जी। तो ज़िंदगी में कामयाबी और नाकामी को हम अक्सर किस्मत और नसीब और मुकद्दर से जोड़ देते हैं। माशरे में ये तासुर भी आम है कि कुछ लोग पैदाइशी तौर पर खुशकिस्मत होते हैं, जबकि कुछ को मुसलसल जिद्दोजहद के बावजूद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो कहा जाता है ना कि ये तो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था, तो वो उन लोगों को काफ़ी लकी तस्वुर किया जाता है, खुशकिस्मत तस्वुर किया जाता है। या जिनके बाद आपका जो बच्चा को पैदा होता है उसके बाद कारोबार आपका बड़ा फ्लरिश कर रहा होता है, तो आप कहते हैं ये बच्चा मेरे लिए बड़ा ही खुशकिस्मत है। या बीवी घर आ जाती है तो आपका कारोबार चमक जाता है, तो आप कहते हैं कि औलाद हो जाती है, बिल्कुल, तो ये भी कहा जाता है। तो ये जो चीज़ें हम जोड़ देते हैं किस्मत के साथ, आज हम बात करेंगे, वो फिल्मों में बड़ा डायलॉग बोला जाता था, किस्मत का बड़ा धनी है। तो किस्मत का धनी होना और फिर किस्मत को बदलना, ये किस तरह से मुमकिन है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, लाइफ कोच। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। क्राइसिस की वजह से हम आपको देख नहीं पा रहे थे इस तरह से। बिल्कुल, चलें, शुक्र है अब आप वापस पहुंचे हैं, तो हमने भी आपका फ़ायदा उठाना है। आज आपसे पूरी डिटेल में हमने जानना है कि आखिर ये जो हम नसीब पे, किस्मत पे डाल देते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि हमारा कोई काम नहीं होता ना, तो हम कहते हैं किस्मत में नहीं था। वही अंगूर खट्टे वाली बात। हाँ जी, वो अंगूर खट्टे वाला मुझे एक शेर बीच में याद आ रहा है, 2 मिसरों का मलगूबा है जी जी। वो एक मिसरा है ना कि ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगला है वो आ भी जाते तो हमें बुखार होता। उसे ये आपने दूसरा वाला खुद से मिसरा जोड़ा, खुद से ही जोड़ा है, ये खुद से ही जोड़ा है कि बाज़ लोगों को अपनी किस्मत पर इतना अदम यकीन होता है कि वो कहते हैं कि अव्वल तो पॉसिबल नहीं है किसी से मिलना, अगर वो आ गए तो मुझे बुखार होगा उस दिन। तो उस नेगेटिविटी की इंतहा पर फिर हर काम जो है उनका खराब हो रहा होता है। ये तो हम सुनते भी आए हैं और हमारे दीन का भी हिस्सा है कि जैसा आप जिस चीज़ से गुमान करेंगे आपको मिलना वही है। तो अच्छा गुमान रखेंगे, पॉजिटिव होगा, चाहे वो अपने बारे में किसी और के बारे में, तो वैसा ही होगा जी। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप मुस्बत सोचों के साथ मुस्बत लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, मुस्बत अमाल के साथ मुस्बत नताइज को अट्रैक्ट करते हैं, और नेगेटिव चीज़ों के साथ आप नेगेटिव अमाल और नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो किस्मत के साथ एफर्ट कितनी मायने रखती है? अगर आप सारा कुछ किस्मत पे छोड़ देंगे तब भी समझ में नहीं आती, आप सिर्फ एफर्ट करते रहेंगे और किस्मत में नहीं होगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? देखें, आप इधर किसी, वैसे तो अगर मेरे साथ की मौलवी साहब बैठे होते तो फिर तुम्हारी हो जाती बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू, लेकिन अब मेरे पर है सारा बोझ। हाँ। तो पूरे कुरान में ये तो कहीं नहीं आपने देखा लिखा होगा कि तुम्हें वही कुछ मिलेगा जिसकी जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है। ये तो लिखा है लाइसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। एफर्ट का जिक्र है, सिमत का जिक्र है, हर चीज़ का जिक्र है। ये कहीं पर जिक्र नहीं कि तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम जो मर्जी टिल मार लो, तुम्हें मिलना वही है जो मैंने लिख दिया है। ये है पहला जवाब। दूसरा, जो लोग कहते हैं कि हर चीज़ पहले से लिखी गई है, ये भी एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है जी। जो ये कहते हैं तो उनके लिए फिर एक और आयत है अल्लाह ताला जिसमें कहते हैं ला इन शकरतुम ला ज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज़्यादा दूंगा। अगर लिखा भी हुआ है तो इसका मतलब है कि आप अपने अमाल से, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से आप उस लिखे हुए में भी इजाफा कर सकते हो। तो फिर तंगी या वुसअत ये तो आपके हाथ में है, किस्मत का रोना बंद कर दें। लोग जो कोई गलती गुनाह सरजद हो जाता है वो तो ये भी कहते हैं कि हमारी किस्मत में लिखा हुआ ये था इसलिए हमने ये कर दिया। हाँ, तो फिर जज़ा सज़ा का अमल बेईमानी हो गया। बिल्कुल। तो ये जो हमने एफर्ट करनी है, इसके लिए समत का दुरुस्त होना भी, इसका तायुन करना भी कितना ज़रूरी है कि हम कहीं गलत समत में एफर्ट लगाते रहें अपनी, और फिर हम कहीं कि हमारी किस्मत, फिर हम कहते हैं कि हमारी किस्मत, एग्जैक्टली, कि अगर आपकी सिमत दुरुस्त नहीं है, आपने मेहनत नहीं की, या आपके पास जो क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए था वो आपसे नहीं हुआ, तो आपने अपनी नाकामी का मलबा जो है वो किस्मत पे डाल दिया। हालांकि अल्लाह ताला कुरान पाक में क्लियर कट कहते हैं कि इंसान जो भलाई बमनी कामयाबी, तुझे जो भलाई भी मिलती है वह बिनजानिब अल्लाह है, और जिन परेशानियों और तकालीफ का तू शिकार होता है वो तेरे अपने करतूतों का नतीजा है, तेरे अपने अमाल का नतीजा है। तो देखिए क्लियर कट है कि जो भलाई या कामयाबी है वो इसलिए है कि अल्लाह ने मुझे इस स्ट्रक्चर में पैदा किया, इस घर में, इस ख़ानदान में, इस इदारे में तालीम लेने की, इस जगह पर आके बात करने की तौफीक दी। ये अल्लाह की जानिब से इनायात हैं। अगर मैं फिर भी इन सब से फ़ायदा नहीं उठा पाता तो ये मेरे करतूत हैं। और हम उलट कहते हैं मैं कामयाब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बड़ी मेहनत की, एक टाई शाई ठीक की और मैंने तो कमाल किया हुआ है, और अगर नाकाम हो जाऊँ तो बस यार रब ने मंजूर नहीं सी, उन किस्मत नाल कौन लड़ सकता है। यानी नौजुबिल्लाह उन्होंने अपना मुकाबला रब से बनाया हुआ है कि मैंने कोशिश की फिर रब बाड़े आ गया। मैं उन्हें अंदाज़ा ही नहीं इस फिक्रे की नहुसत का। अच्छा, तवक्कुल ये कितना मैटर करता है? आप बहुत से लोगों को मैंने देखा है
जो बहुत सी ऐसी चीज़ें, मतलब ड्राइविंग के अंदर भी मैंने बहुत से ऐसे जो मौलवी हजरात होते हैं सारे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन वो बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं, शायद इस वजह से कि यार ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, देखी जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से तवक्कल बहुत या से ये लोग होते यकीन और चीज़ हैं है। जो बदपरहेज़ी भी कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि सारा कुछ ठीक है, ज़िंदगी मौत के साथ बीमारी भी अल्लाह ताला ने देनी है, अगर बीमारी लिखी हुई है तो बगैर किए भी। इस तरह बहुत से स्मोकर्स को मैंने देखा है। तो ये तवक्कल वाला मामला ये कितना तो मैटर खैर करता तवक्कल है ही नहीं, हमाकत को तवक्कल का नाम तो ना है? आप दें। खुद बार बार अपने आप को रिस्क में डालें और ये कहें कि जी अल्लाह बचा जिसे लेगा। तवक्कल पे यकीन है, देखें कि वो सड़क जो वन वे नहीं है, ये तमाम लोग उस सड़क से गुजरते हुए दाएं बाएं क्यों देखते हैं? वही तवक्कल है, सर फेंको और चले जो आगे, देखा जाएगा क्या होगा। हो सकता है एक आध बार आप बच भी जाएं। अब लेकिन प्रैक्टिस करें ना इस चीज़ की, रेगुलर आए जाएं, इस एक प्रैक्टिस ये करें एक चीज़। दूसरा तवक्कल पे एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, मेरी एक किताब में लिखी हुई है कि गांव में सैलाब आ गया, बहुत पानी आ गया, तो लोग भागने लगे। उस आदमी ने कहा कि अल्लाह पर तुम्हें तवक्कल नहीं है, जिसने पैदा किया वही बचाएगा। सारे भाग गए और पानी यहाँ तक आ गया। फिर कश्तियाँ आई बचाने के लिए बच्चे कुचे लोगों को। उसने कश्ती वाले को भी ना कर दी। हाँ, ऊपर जाके फिर उससे वो पूछा छत पर गया। चला गया, फिर वो ऊपर से हेलीकॉप्टर आया, उसने उससे भी ना कर दी कि मेरा अल्लाह बचाएगा। फिर जब ऊपर पहुंचा तो उसने शिकवा किया कि या अल्लाह मैं तेरे पे भरोसा किया था, तू मरवा था। हाँ, तो अल्लाह तो ताला- जवाब मिला वो कश्ती, वो बंदे, वो हेलीकॉप्टर किसने भेजा था? वो मैंने भी वो मैं नहीं भेजा था अल्लाह ना। ने खुद तो नीचे ज़मीन पर नहीं आना हाँ, आपको उसने बचाने अपने के लिए। बंदे भेजे। तो तवक्कल बेसिकली ये है कि मेरा ख्याल है कि आप अपनी मुकम्मल कोशिश करते हैं और नतीजा अल्लाह पर छोड़ते हैं। वो कहते हैं फर्स्ट लॉक योर कार देन ट्रस्ट इन गॉड। आप अगर गाड़ी को लॉक नहीं करते और कहते हैं अल्लाह दे भरोसे थे। वो मस्जिद नबी का वाकया भी तो है, नबी पाक के पास एक ये मुहावरा वहीं से निकला है कि पहले ऊंट को किले से बांधो, फिर अल्लाह पर तवक्कल करो। वो अंग्रेजी वहीं से, ये मुहावरा वहीं से जन्म लिया है। तो तवक्कल ये है अपना हिस्सा पूरा करें और अल्लाह का हिस्से के लिए खुशगुमानी रखें, फिर अल्लाह पर छोड़ दें। अच्छा, एक तो चीज़ है कि कहते हैं कि दुआ आपकी किस्मत बदल देती है, आपकी तकदीर को बदल देती है। तो दुआ दूसरे से करवाया जाना हमारी तकदीर, हमारी किस्मत को बदल देता है, और हम सिर्फ दुआ पे रहें कि दुआ वो कर रहा है या हम अब वो इसमें दुआ ना कर बड़ा रहे हैं अपने और हम कंट्रोवर्शियल फिर टॉपिक कोशिश छोड़ ना दिए। आप चाहती हैं कि जिन उलमा के साथ मैं गपशप करता हूँ बंद हो जाए, वो भी बंद हो लेकिन मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह दुआ के हवाले से मैं आपको दो बातें बताऊंगा। ये वो दुआ नहीं है जो कॉलेज पढ़ती थी मेरे साथ, ये जो हम प्रे करते हैं, जी, ये जी। उसकी बात हो रही अच्छा, है। लेकिन आपके आप- साथ कॉलेज में भी पढ़ती आप थी मिस दुआ। करते हैं आज। अच्छा, अब जरा समझिएगा, मैं एक स्कूल में लेक्चर देने के लिए गया, उधर एक टॉपर बच्ची भी थी। अच्छा, तो वो सामने सारे लोग बैठे हुए थे, तो मैंने सबसे पहले बच्ची से कहा कि बेटे पहले आप बताएं मुझे कि आपकी ये कामयाबी, इस अचीवमेंट का राज क्या है। अपना स्टडी पैटर्न बताए, अपना फूड शेड्यूल बताए, ताकि लोग उससे सीख लें बच्चे, फिर मैं बात करूँगा। तो आके कहती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सब मेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। मैंने कहा स्टॉप प्लीज़। कहती क्या हुआ? तो मैंने कहा इसका मतलब है कि जितने बाकी 300 बच्चे बैठे हैं, कसूर इनके माँ बाप का है जिन्होंने सही दुआ नहीं मांगी। पहली बात तो ये भी, तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे माँ बाप की दुआओं का नतीजा, और इनकी नाकामी इनके माँ बाप की दुआएं ना मांगने का नतीजा। स्कूल की एफर्ट किसी किस्म की ज़रूरत नहीं थी, टीचर्स की एफर्ट की ज़रूरत नहीं थी, किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। क्रेडिट गोज टू योर मदर। एक तो ये समझिएगा मैं कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं दुआओं को नेगेट नहीं कर रहा, लेकिन इसकी ज़रा फ़लसफ़े को समझें। दूसरा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, वीर से भी सवाल पूछता हूँ। मस्जिद जैसी मुबारक जगह पर आप फर्श खोदते हैं, उसमें खाद, पानी, मट्टी डालते हैं और गंदम का बीज बोते हैं, तमाम एनवायरनमेंट पूरी करते हैं। फिर 100 उलमा, मुफ्तियान, हुफाज, मेरे आपके जैसे लोग नहीं, कमाल के लोग वहाँ बैठ के रो रो के दुआएं करते हैं कि या अल्लाह अंगूर की फसल अच्छी हो जाए, या अल्लाह अंगूर की फसल अच्छी हो जाए, या अल्लाह अंगूर चंगा होना चाहिए। बीज अपने गंदम का बोया हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या वो दुआ कबूल होगी? गंदम में फसल निकलनी कौन है सी? उसमें से तो। यहाँ अल्लाह का कानून है, कुरान में कहता है ला तब्दीला कालिमातिल्लाह, ला तबद्दला कालिमातिल्लाह, ला मुबद्दला कालिमातिल्लाह। मतलब एक ही है कि अल्लाह ताला अपने फैसले तब्दील नहीं करता। जो बोगे वो काटोगे, ये अल्लाह का फैसला है जो अल्लाह ने कुरान पाक में बयान किया। जो बोगे वो काटोगे, गंदम बोगे तो गंदम ही काटोगे। अब आप दुआ जितनी मर्जी कर लें, इसका मतलब ये नहीं कि दुआ ना मांगे, इसका मतलब ये है कि पहले अपना अमल, अपनी डायरेक्शन ठीक करें, उसके बाद दुआ मांगें। अगर आपका अमल कुछ और हो, डायरेक्शन कुछ और हो, तो दुआ कबूल नहीं होती। और आखिरी फिक्रा इस बारे में मुझे याद आ गया, मैंने ये पहली दफ़ा अपनी ज़ाती गाड़ी ली, तो मैं फादर हयात थे, मैं पहली दफ़ा अपनी गाड़ी पे खुद ड्राइव करके लाहौर जाना था अकेले। अच्छा। तो मैंने कहा अब्बा जान मैं लाहौर जा रहा हूँ अकेला गाड़ी पे अपनी ड्राइव करके, तो अब दुआ कीजिएगा।
और मुझे जानते भी थे ना, जाहिर है, तो मुझे कहते हैं कि बेटा मेरी दुआ 100 किलोमीटर तक साथ देगी, अगर इससे ज़्यादा रफ्तार चलाई तो फिर अपने आप पे चलाना, मेरी दुआ नहीं पे रहेगी। बात तो सही मतलब है। उन्हें पता था कि आप रैश ड्राइव करते हैं, इसलिए नहीं, उन्होंने रैश ड्राइव नहीं दिया था। करता, थोड़ा सा मतलब है कि ज़रा स्पोर्टी ड्राइव करता हूँ। सही। अच्छा, जो मनफी सोचें हैं हमारे अंदर जो है, सबके दिमागों में आती है, जब कोई आप पॉजिटिव सोचें निकल जाती हैं तो फिर नेगेटिविटी रह जाती है, नेगेटिव सोचें आती रहती हैं, उसमें वो हमें अल्लाह से दूर भी कर देती हैं, हमारा तवक्कुल भी ख़त्म कर देती हैं, और हम फिर यही सोचने बैठ जाते हैं कि शायद ये तो मुझसे होगा ही नहीं, या शायद ये मेरी किस्मत में नहीं होगा, या फिर ये मुझे नहीं करना चाहिए, इसमें मुझे ये भी हो सकता है। तो वो चीज़ जो है वो कितना हमारे फैसलों पर, हमारी तकदीर पर, हमारी किस्मत पर, हमारे नसीब में जो लिखा है उस पर भी असरअंदाज होती है, ये नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव सोचें। सब जगह के मनफी सोचें और मुस्बत सोचें दोनों आती हैं, और माइंड साइंसेस के माहिरीन कहते हैं कि एक दिन में ऑलमोस्ट 60 से 70 हज़ार ख्यालात आपके जहन से गुजरते हैं, जिनमें से 70 से 80% मनफी होते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप किन्हें मेहमान बनाते हैं और किन्हें किक आउट करते हैं। और ये नहीं कि ये मुझे और आपको आते हैं, कुरान मजीद में है कि अल्लाह के मुत्तकी लोग तो वो हैं, जिन्हें मुत्तकी लोगों की बात हो रही है कि मुत्तकी लोग तो वो हैं कि जब उन्हें कोई बुरा ख्याल आता है शैतान के असर से, तो वो फ़ौरन चौकन्ने हो जाते हैं और उन्हें साफ नज़र आने लगता है कि उनके लिए सही रास्ता क्या है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हो गई। पहली बात कि बुरा ख्याल शैतान के असर से मुत्तकियों को भी आता है, मुझे और आपको भी आता है, लेकिन वो मुत्तकी इसीलिए हैं कि वो फ़ौरन अलर्ट हो जाते हैं कि भाई ये शैतान की तरफ से मनफी ख्याल हमारे जहन में आया है, हमें इसका दूसरा रास्ता अडॉप्ट करना है। तो मेरा यही ख्याल है कि जब मनफी ख्यालात आपके जहन में आते हैं तो आपको उन्हें दबाने के लिए उसके पॉजिटिव सॉल्यूशन सोचना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो मनफी ख्याल खुद ब खुद दब जाएगा। हम एक बचपन में खेल सीसा कहते थे, वो एक तरफ एक बच्चा बैठता था, एक तरफ आजकल पता नहीं क्या कहते हैं, नाम अजीब अजीब बना दिए ना, सीसा है। अच्छा, वो एक तरफ जब दबाते हैं तो दूसरी साइड उठ जाती है। जी हाँ। इसी तरह मनफी और नेगेटिव भी है, जब आप मनफी ख्यालात को दबा देते हैं तो मुस्बत ख्यालात उभर कर आपके सामने आते अच्छा, हैं। दारुमदार डॉक्टर साहब इनका किन चीज़ों पर है? अगर आप मनफी सोच में से एक सोच मायूसी भी तो है, अगर आप मुसलसल मायूसी का शिकार हैं और आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं कि आपको लग रहा है कि यार ये सिर्फ हम ये अमूमी तौर पे सोचते हैं कि यार अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जब आप शिकवा गुनाह होते हैं अपने रब के साथ, कोई बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो खुदा न खास्ता वो खुदकुशी की तरफ भी चला जाता है, तो आपने दोबारा से ख़ुद को अपने पाँव पे खड़ा भी करना है, रिवाइव भी करना है, दोबारा से लाइफ में वापस भी आना है, कोशिश भी करनी है, उसके लिए क्या चीज़ है जो वो आपको मोटिवेट कर सकती है? देखिए, आज का टॉपिक चूंकि ऐसा है कि लोगों ने इसे दीन का हिस्सा बना के मनफी बनाया हुआ काम, हालांकि दीन बिल्कुल डिफरेंट कहता है, इसलिए आज मेरी मिसालें ज़्यादातर उसी से रिलेटेड आ रही हैं। ज़रूर मैं भी नहीं सुना पा रहा आपको कोशिश के बावजूद। अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला कुरान पाक में एक असूल बयान करता है, एक तो ये कि किसी आदमी पर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा। ट्रू, ये असूल है। अच्छा, अब मुझे किसी चैलेंज में डाला गया जिसे आप मुश्किल कहते हैं या मुसीबत कहते हैं, इसका मतलब है कि उसके इक्वलेंट, उससे निमटने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई, मुझे स्किल दिया गया, मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं इस मसले से निकल सकता हूँ। तो एक्चुअली तो है कि थैंक यू वेरी मच या अल्लाह, तूने मुझे इस मसले को हल करने के लिए चुना। अब जब मसला आता है तो 2 तरह के लोग दुआ मांगते हैं। अब दुआ की बात कर रही थी, एक लोग दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह मैं बेबस, मैं लाचार, मैं किसी काम का नहीं, मुझे इस मसले में मुब्तला ना करियो, ये एक आदमी है। दूसरा आदमी दुआ मांगता है, या अल्लाह मैं बेबस, मैं लाचार, मैं इस मसले को हल करना नहीं जानता, मुझे वो स्किल्स अता कर कि मैं इस मसले से निपट सकूं, मुझे मजबूत कमर अता कर। अच्छा, अल्लाह से दुआ दोनों ने मांगी है, एक ने मजबूत कमर मांगी है, एक ने स्किल मांगे हैं, एक ने अवॉइडेंस मांगी है। जिसने अवॉइडेंस मांगी वो सारी ज़िंदगी ग्रो नहीं कर सकता, जिसने स्किल मांगा, जिसने मजबूत कमर मांगी, वो आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा बड़े मसले से निपट सकेगा। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला हम पर जुल्म नहीं करता, हमारी इस्तिताअत के मुताबिक हम पर बोझ डालता। और आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, जो अल्लाह ताला के चुनिंदा लोग थे, जो अंबिया कराम हैं, जो सबसे ज़्यादा तकालीफ से गुजरे, उन्होंने अपने फैमिलीज़ की, अपने आप की, अपनी ज़ात की कुर्बानियाँ की, उनकी नफ़ी की, तो वो अगर सबसे ज़्यादा पसंदीदा लोग अगर आजमाइशों से गुजरे हैं तो फिर हमें तो कम से कम इस चीज़ को, इसका इदराक होना चाहिए। अलामत ही ये है पसंदीदगी, आपको कबूल किया गया, वो टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट में से पास होंगे तो आपके दर्जात बुलंद किए जाएंगे, ना कि मायूस हों। बहुत ही खूबसूरत। हाँ, मायूस तो नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, माहौल आपके ऊपर, आपकी तकदीर के ऊपर, नसीब के ऊपर कितना असरअंदाज हो सकता है, आपकी कामयाबी के ऊपर? देखिए, माहौल सोचों पर असरअंदाज होता है, सोचें आपकी किस्मत बनाती या बिगाड़ती हैं। आपने कहा मेरी किस्मत ही नहीं, आप एफर्ट करना छोड़ देते हैं, आप कहते हैं मेरा क्या कसूर, मेरे जीन्स में ये बात शामिल है। होता है ना कि फलानी ज़ात ऐसी होती है, फलानी नस्ल ऐसी होती है, मैं जेनेटिकली ऐसा हूँ यार, मेरा क्या इसमें कसूर, कुदरत ऐसी है, किस्मत ऐसी है, वो मेहनत ही नहीं करते। लेकिन जब आप किस्मत को बदलने की कोशिश करते हैं, मैदान अमल में उतरते हैं, देखें सूरह बकरा में अल्लाह ताला कहता है हर एक के लिए 2 रुख हैं, कामयाबी नाकामी, भलाई बुराई, खैर शर, हर एक के लिए 2 रुख हैं। फिर अल्लाह चॉइस आपको देता है और कहता है कि बस तुम भलाई का रास्ता अख्तियार करो, भलाई
कामयाबी है बेसिकली। तो अल्लाह ताला दो चॉइसेस बताता है और कहता है कि ये जो मर्जी जाओ, फिर रिकमेंडेशन देता है कि भाई जाओ तुम कामयाबी की तरफ, भलाई की तरफ, आगे चॉइस आपकी है। आप फिर भी कहेंगे नहीं मैंने इस तरफ नहीं, मैंने इस तरफ जाना है, और बाद में कहें कि मेरी किस्मत ख़राब है, तो ये तो फिर आपकी मर्जी है ना। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी जो हम बड़ों से हमेशा सुनते आए हैं कि आपकी बैठक, आपके जो इर्द गिर्द दोस्त अहबाब हैं, आपका जो माहौल मैन इज नोन बाय द कंपनी, बिल्कुल आप एग्जैक्टली जो आपकी कंपनी है, जो आपके जो दोस्त अहबाब हैं, हल्का अहबाब है, वो आप पर असरअंदाज होता है। तो वो भी क्या हमारी तकदीर, किस्मत पर, सोचों पर असरअंदाज? देखिए वो सोचों पर असरअंदाज हो रहा है ना, और सोचें आपकी किस्मत बनाती या बिगाड़ती हैं। वो एक जिम रॉन है, वो कहता है कि यूर एवरेज ऑफ योर क्लोज 5, आप अपने 5 करीब 3 लोगों की एवरेज बन जाते हैं। आपके 5 करीब 3 लोग बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस का सोचने लग जाते हैं। आपके करीब 5 लोग घर लड़ते हैं, बीवियों से लड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, उनकी बातें सुन के ना आपको ही बीवी जहर लगने लग जाती है अपनी। 5 करीब 3 लोग जो हैं वो खुशगवार हैं, हंसने खेलने वाले हैं, आप भी वैसे हो जाते हैं। मायूस हैं तो मायूस हो जाते हैं। इसीलिए अपने करीब 3 लोगों का बेहतरीन, मुस्बत, बावकार, शाइस्ता होना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी सोचें बदलेंगे, और सोचें आपके अल्फाज बदलेंगी, अल्फाज आपके एक्शन बदलेंगे, एक्शन आपकी ज़िंदगी बदलेगा। क्योंकि सफ़र तो सोचों से शुरू हो रहा है, तो सोचों को पाक और साफ़ रखना ज़रूरी है। अब सोचों को पाक और साफ़ रखने के लिए कोई एक्सरसाइज करें, अपने ब्रेन को डाइवर्ट रखें, कोई ऐसी थेरेपीज़ करें, क्योंकि सारा मामला अभी तो हमें यही पता चला कि जुड़ा हुआ है सोचों के साथ। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाएगा और पॉजिटिविटी आपको आगे कामयाबी की मनाजिल तय कराती चली जाएगी। लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, पॉजिटिव सोचों के लिए अब क्या किया जाए, क्या बेहतरीन तरीका हो सकता है? हर वक्त इंटरप्ट करना चाहिए। जब वो नेगेटिव बात करे, नेगेटिव सोचे, उसे वहीं पर स्टॉप करके उसका मुतबादल हमें चूज़ करना चाहिए। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, उस वक्त पूछे क्यों नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या रुकावट है, मुझे आता नहीं है, ओके, क्या सीखा नहीं जा सकता? नहीं, यहाँ पे सिखाने वाला कोई नहीं है। कहाँ पे है? इस्लामाबाद। तो क्या अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए इस्लामाबाद जाया नहीं जा सकता? आप समझ रही हैं? जब क्वेश्चनिंग शुरू करते हैं ना अपने लिमिटिंग बिलीफ्स की या नेगेटिव बिलीफ्स पर, जब आप क्वेश्चनिंग खड़ी कर देते हैं कि ये कैसे, तो आपका माइंड आपको उसका हल देता है। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ, मैं आज फिर देता हूँ, थोड़े दिन पहले सेशन में भी देख के आया हूँ कि अल्फाज कितने मैटर करते हैं। कि मैं एक चीज़ लेने के लिए मार्केट में गया हूँ और ये बहुत महंगी है, तो मैंने कहा कि आई कैन नॉट अफोर्ड इट, दिस इज़ अ स्टेटमेंट। आपके माइंड ने कहना ओके शट अप, नहीं तो ना सही। अब दोबारा यही चीज़ लेने के लिए गया हूँ, मैं अफोर्ड नहीं करता, और मैं दिमाग से पूछता हूँ कि यार इट्स एक्सपेंसिव, हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मैं क्या करूँ कि मैं इसे अफोर्ड कर सकूँ? तो मुझे रास्ते बताएगा कि भाई ये कर ले, ये कर ले और ये कर ले, इसके नतीजे में एक दिन तुम ये ले सकोगे। तो जिस तरह के अल्फाज मैंने बोले, उसके नतीजे में ये प्रोडक्ट मेरे पास होगी या नहीं होगी, इसका तयन होगा। डॉक्टर साहब, मैंने गूगल से पूछा कि मैं कौन सी एप्पल की प्रोडक्ट जो है वो अफोर्ड कर सकती हूँ, मेरा बैंक अकाउंट क्या कहता है, उसने कहा है एप्पल, खाने वाला एप्पल। हाँ। तो बस मैं वही एप्पल अफोर्ड कर सकती हूँ। अब आपने चूंकि वो एप्पल की बात कर दी, तो जाते जाते फिर मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि एक हस्बैंड भी इसी तरह आपकी तरह परेशान रहते थे, तो उन्होंने फिर, तजुर्बा ज़िंदगी का होता है, फिर उन्होंने लोगों को गाइड करना शुरू किया और उन्होंने बताया कि ज़िंदगी में मिसेस की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, बेगम की। जब कभी ज़िंदगी में किसी मोड़ पर परेशान या कंफ्यूज हो, आसपास से हर जगह से पूछो, समझ नहीं आता, फिर बेगम से पूछो, जो वो कहे उसके उलट, उसका उलट कर कामयाब हो। और ये डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब थे जिनका ये तज़किरा डॉक्टर साहब इनके एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं कि इन्होंने कामयाबी इसी तरह से हासिल की है और आज जाके इनके घर में खैर नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, आपके पास मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है, हम आपसे चाहेंगे इजाजत, बल्कि उससे पहले ब्रेक ले लेते हैं। सॉरी, ब्रेक ले लेते हैं, मुझे आज भूख बहुत लग रही है नाज़रीन, सॉरी। यहाँ पर जाएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और कहा जाता है कि कुरा अर्ज़ पर एक ही शक्ल के 7 इंसान होते हैं। गोया कि ये मफरूज़ा ही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से इंसान एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुमासलत रखते हैं, बहुत ज़्यादा मुशाबे होते हैं। और एक ही नाम, एक ऐसा नाम भी है, निशा सुल्तान का है, जो जवाद की जो अदाकारा हानिया से उनकी शक्ल मिलती है, बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखती हैं और इनके चेहरे के दिलकश खदुखार और डिम्पल जो है, उनकी मुस्कुराहट उन्हें एक अलग पहचान देती है। और तस्वीर भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। निशा की असल पहचान उनकी खूबसूरती के साथ उनकी शानदार कारकर्दगी भी है और वो पाकिस्तान वुमेन नेट बॉल टीम की कप्तान भी हैं जनाब, और गिलगित बल्तिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं और ये गिलगित बल्तिस्तान नाज़रीन एक ऐसा इलाका जिसे निकलकर कौमी सतह पर क़यादत करना यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था और उसको अहसन तरीके से उन्होंने निभाया भी और उसमें कामयाबी भी हासिल की है। बिल्कुल जी। तो निशा सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। सिर्फ
सिर्फ नेटबॉल में मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर रही हैं बल्कि बतौर कप्तान टूर्नामेंट्स में भी काबिल ज़िक्र कामयाबियां हासिल की हैं। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है। और हमारे साथ मौजूद हैं निशा सुल्तान, गोल्ड मेडलिस्ट, कप्तान है वुमेन नेटबॉल टीम की। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। बहुत मुबारकबाद, एक तो आपने टूर्नामेंट जीता है और पाकिस्तान का नाम आपने फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। PSL हीरोज़ में भी आपको बुलाया गया है, कितना खुशी का लम्हा था, क्या कहेंगी इस अचीवमेंट पर? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी बिल्कुल, मतलब अभी मुझे वैसे पता यकीन भी नहीं हो रहा था कि मुझे मिलेगा HBL PSL हीरोज़ का। और नेटबॉल की लगी कोई भी नेटबॉल की पहली खिलाड़ी हूँ मैं जिसको HBL PSL हीरोज़ का अवार्ड मिला है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मेरे घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ज़बरदस्त। और निशा ये बताइए कि आपने जो नेटबॉल की शुरुआत थी वो कैसे हुई, क्या किसी से इंस्पायरेशन हासिल की, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और फिर उस टीम को लीड करना कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? नेटबॉल की जर्नी तो मेरी कोई 8 साल पहले शुरू हुई थी और अभी तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मैं आगे आ गई हूँ नेटबॉल में। और 8 साल पहले मैंने एकेडमी से शुरू किया था, उसके बाद फिर मैंने सिंध टीम में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद फिर मैं वापडा में आई और अभी वापडा में मैं खेल रही हूँ 5-6 साल से। और 5-6 साल से वापडा की टीम चैम्पियन है। अभी जो नेशनल गेम्स हुई हैं हम उसमें सिल्वर मेडल जीते हैं और पाकिस्तान टीम को मैं रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, पाकिस्तान टीम की कैप्टन रह चुकी हूँ। और अच्छा पाकिस्तान के लिए वैसे हम तो गिलगित बाल्तिस्तान जो है वो बड़े खूबसूरत इलाका है, बड़े खूबसूरत लोग रहते हैं वहाँ पर, लेकिन गिलगित बाल्तिस्तान जैसे इलाके से निकलकर कौमी टीम की कप्तान बनना कितना मुश्किल सफ़र रहा आपके लिए? जी बिल्कुल, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। खैर पहले तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतना आगे आ सकती हूँ। मैंने जस्ट एज अ शौक मैं बचपन से स्पोर्टी थी, मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद था, लेकिन गिलगित बाल्तिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह नहीं होती थी। इस वजह से मैंने यहाँ आके अपना स्पोर्ट्स का जो भी मतलब मेरा था बचपन से वो मैंने यहाँ आके स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर अच्छा परफॉर्म करते करते मैं नेशनल टीम तक आ गई। ज़बरदस्त। अच्छा ये भी बताइएगा कि हमने जिस तरह आगाज़ में अपने इंट्रो में भी बताया कि हानिया आमिर से आपकी काफ़ी रिजेम्बलेंस है, तो आपके इलाके में, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में भी आपको कहा जाता है कि आप उनसे मिलती हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं, खुशी महसूस होती है? क्योंकि अब तो एक बड़ी पाकिस्तान में नहीं पड़ोसी मुल्क में, पूरी दुनिया में हानिया के काम को भी सराहा जा रहा है, जिस तरह से आपका खेल के मैदान में नाम है, उनका अदाकारी के मैदान में। जी बिल्कुल, मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरी शक्ल हानिया आमिर से मिलती है। जब मेरे बाल छोटे थे तब तो बहुत सारे लोग कहते थे, अभी तो लोग नहीं कहते इतना, जस्ट डिम्पल की वजह से कुछ लोगों को लगता है, लेकिन जब मेरे बाल छोटे थे तब बहुत सारे लोग कहते थे। जी मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट ही लेती हूँ अभी तो। ज़बरदस्त। अच्छा अब ये भी बताइएगा कि गोल्ड मेडल जीतने का लम्हा जो है वो आपके लिए कितना ख़ास था, और जब PSL 11 में आपको बुलाया गया तो उस लम्हे को भी बयान कीजिएगा, कितनी खुशी महसूस कर रही थी आप तब? जी गोल्ड मेडल तो आपको पता है हम लोग इतनी मेहनत करते, पूरे साल की मेहनत नज़र आती है, तो वो खुशी का लम्हा तो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ऊपर से गिलगित बाल्तिस्तान के लोग अप्रिशिएट इस तरीके से करते हैं, सारे लोग इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, आपका और मेहनत करने का दिल चाहता है और अच्छा करने का दिल चाहता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। जी तो उसके बाद फिर ये लम्हा मैंने आपको बताया, इसकी तो मुझे मैं बिल्कुल जब मुझे अप्रोच किया था उन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉर HBL PSL हीरोज़, मुझे पहले लगा था कोई फेक अकाउंट है, वैसे ही मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। अरे वाह। अच्छा निशा, आप मॉडलिंग भी करती हैं, मॉडलिंग भी करती हैं और एज ए प्रोफेशन अगर आपने बैकअप रखा हुआ है या शौक़ है, दोनों को एक साथ कैसे मैनेज कर लेती हैं? खेल को भी और आप कैप्टन भी अपनी टीम की और साथ में मॉडलिंग भी कर लेती हैं? मैं मॉडलिंग नहीं करती, मैं इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ, एथलीट इन्फ्लुएंसर आप कह लें। मेरा बेसिकली मकसद है सोशल मीडिया पे आने का, बेसिकली मकसद यही था कि मैं नेटबॉल को प्रमोट करूँ, स्पोर्ट्स को प्रमोट करूँ, मुझे देख के और लड़कियाँ स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। जी। और उससे फ़र्क पड़ा, लड़कियां आपके इलाके की हों या पूरे पाकिस्तान की, यकीनी तौर पे उनके लिए आप इंस्पायरेशन तो हैं ही, लेकिन आपको अपने सोशल मीडिया पे उसे एक्टिवेट करने से, ख़ुद को अपने बारे में बताने से कितना फ़र्क पड़ा? जी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। मैं जैसे मेरे जैसे और भी लड़कियां हैं जो नेटबॉल में हैं और जो मुझसे अच्छा खेलती भी हैं और अच्छे लेवल पे खेली भी हैं पाकिस्तान के लिए,
लेकिन वो सोशल मीडिया वगैरह पे नहीं है, तो उनका किसी को इस तरीके से पता नहीं है। तो इसी वजह से मैं सोशल मीडिया पे आई, और सोशल मीडिया पे जितनी भी मेरी अचीवमेंट्स होती थी, जो भी होता था स्पोर्ट्स के रिलेटेड, वो मैं शेयर करती थी, कंटेंट डालती थी, और उसका आउटपुट मुझे मिला भी है। मैं इंटरवर्सिटी में गई थी लाहौर में, वहाँ पे हर टीम में, हर यूनिवर्सिटी की टीम में कोई ना कोई गिलगित की लड़की ज़रूर होती थी। ज़बरदस्त। अच्छा निशा, आप ही अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तरफ से खेल रही हैं या फिर इंडिविजुअली आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, और हुकूमती सतह पर आपको कितना सपोर्ट किया जाता है, इस खेल को कितना प्रमोट किया जाता है, कितना सपोर्ट मिलती है हुकूमती सतह पर इसको, और क्या कहना चाहेंगी उन बिगिनर्स के लिए जो कि इसको ज्वाइन करना चाहते हैं? सॉरी, आपकी आवाज़ कर जी निशा, मैं ये जानना चाह रही थी कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तरफ से खेल रही हैं आपने, या फिर इंडिविजुअली आप ये इस गेम को कंटिन्यू रखे हुए हैं, और हुकूमती सतह पर कितना सपोर्ट आपको किया जाता है, इस गेम को सपोर्ट किया जाता है, क्या कहना चाहेंगी बिगनर्स के लिए? अच्छा देखिए, शुरू में तो मैं अपनी एकेडमी के लिए खेलती थी, उसके बाद जैसे जैसे आपका गेम अच्छा होता जाता है, आप अच्छी टीम्स में आते हो, तो वापडा की बेस्ट टीम होती है अभी पाकिस्तान में, तो मैं पाकिस्तान वापडा के लिए खेलती हूँ। आर्मी, वापडा, नेवी, पुलिस, इन सब की टीम्स बनती है, तो मैं भी वापडा के लिए खेली हूँ, वापडा की तरफ से खेल रही हूँ। और जो बिगनर्स होते हैं वो जाहिर सी बात है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल से खेल के ही ऊपर आते हैं। तो इसी तरीके से वो जैसे अगर स्कूल, कॉलेज में हैं, अगर उनके स्कूल, कॉलेज में कोई भी स्पोर्ट्स, सिर्फ ज़रूरी नहीं है नेटबॉल, कोई भी स्पोर्ट वो ज्वाइन कर लें और उसमें मेहनत करें और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें, तो वो स्कूल, कॉलेज लेवल से ही वो ऊपर आ सकते हैं। और इसका प्लस पॉइंट ये है, अगर वो स्कूल, कॉलेज लेवल से खेलना शुरू करेंगे तो उनके लिए प्लस पॉइंट ये होगा कि उनको यूनिवर्सिटी में अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल सकती है। इस चीज़ तो मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं गिलगित से आई थी, तब मुझे इतना पता नहीं था कि स्पोर्ट्स से आपको 100% तक की भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। बहुत बहुत मुबारक हो निशा आपको, और विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर, और हमारी बहुत सारी दुआएं भी हैं आपके साथ। इसी तरह से पाकिस्तान का, अपने शहर का, गिलगित बाल्टिस्तान का और पूरे मुल्क का नाम रोशन करते रहिए, अपने वालिदैन का नाम रोशन करते रहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी निशा सुल्तान, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप और वुमेन नेटबॉल टीम की, और ये हमारी बच्चियों के लिए, दीगर बच्चियों के लिए भी मशअल्लाह राह हैं, क्योंकि डेफिनेटली दूसरी बच्चियां भी आती हैं, और अब स्पोर्ट्स जो है वो सिर्फ लड़कों तक महदूद नहीं रह गई है, बल्कि अपनी बच्चियों को भी ज़हनी तौर पर मजबूत करने के लिए आप स्पोर्ट्स में लेकर आते हैं। इस तरह से हमारी जो विमेन फुटबॉल टीम है वो भी कामयाबियों के झंडे गाड़ रही है, और उनकी जो कामयाबियां हैं वो भी आने वाले प्रोग्राम्स में उसका भी तज़किरा किया जाएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।